हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आप सभी लोगों का स्वागत है। टॉपिक है आज का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 15 एम्प्लॉय बेनिफिट। बहुत ही बढ़िया टॉपिक है, मजेदार चीज है ये, काफी टेक्निकल भी है। वैसे तो देखो इसके अंदर बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं, अगर आप डिस्कस करने बैठो तो इसके अंदर बड़ी क्लासें लग जाएंगी। लेकिन हम एग्जामिनेशन अप्रोच से चलेंगे। इंस्टीट्यूट वो सभी कॉन्सेप्ट आपसे नहीं पूछता, तो हम इसलिए वो सब कुछ कवर करके नहीं चलेंगे। हम अपनी डिस्कशन को इस तरीके से रखेंगे कि हम एग्जामिनेशन क्वेश्चंस को कॉन्सेप्चुअली समझ पाए। तो हम उतना ही बैकग्राउंड जानेंगे, बहुत ज्यादा डेप्थ में नहीं जाएंगे। एग्जाम्पल्स के थ्रू समझते हुए चलेंगे, बट एग्जामिनेशन बेस्ड समझते हुए चलेंगे। ठीक, जो इंस्टीट्यूट पूछता है, जैसे इंस्टीट्यूट मैक्सिमम आपसे पूछता है एक्चुरियल गेन लॉस निकाल के दिखा दो, तो एक्चुरियल गेन लॉस क्या होता है, कैसे निकलता है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। क्या होता है उस पर भी चर्चा करेंगे, ताकि कैसे निकलता है का रट्टा ना मारना पड़े। अनअमोर्टाइज पास सर्विस कॉस्ट क्या होती है उस पर भी चर्चा करेंगे, तभी पता चलेगा कि क्या ट्रीटमेंट होती है। ठीक, तो चलो जी, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 15 अकाउंटिंग फॉर एम्प्लॉय बेनिफिट की बात कर लेते हैं। तो आओ जरा, सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट, ये है ए लिमिटेड और ये है सीए राम। सीए राम कौन है? एम्प्लॉय है कंपनी का। सीए राम अपनी सर्विसेज देता है कंपनी को। सर्विसेज जैसे कि कंपनी की बैलेंस शीट बनाता है, ऑडिटर्स जब आते हैं उनके सवालों के जवाब देता है। ये नहीं कि चाय पानी ला के दे रहा है, वो वाली सर्विसेज नहीं दे रहा। फाइनेंस से रिलेटेड सर्विसेज दे रहा है। चार्टर्ड अकाउंटेंट है, वो चाय थोड़ा ना ला के देगा। ठीक है, तो वो फाइनेंस से रिलेटेड सर्विसेज देता है, बैलेंस शीट बनाता है, डिसीजन मेकिंग डेटा बना के देता है, ताकि मैनेजमेंट के लोग डिसाइड कर सकें। मिनट्स ऑफ मीटिंग भी बनाता है, सेक्रेटेरियल वर्क भी यही करता है। वहां कंपनी में कंपनी सेक्रेटरी नहीं है। तो ये तरह तरह की सर्विसेज कंपनी को देता है। बदले में कंपनी इसको क्या देती है? कंपनी सीए राम को देती है साहब, पहली चीज तो सैलरी। दूसरी चीज, उसको मेडिकल बेनिफिट्स देती है कि भाई अगर तुम बीमार पड़ जाओगे तो इतने रुपए का खर्चा तक का खर्चा हम तुम्हारा उठाएंगे। कंपनी ने कोरोना आया, कोरोना की वैक्सीन इसको लगवाई, तो वो सब खर्चे कंपनी अपने एम्प्लॉय के लिए उठाती है। और बदले में एम्प्लॉय से क्या लेती है? कंपनी लेती है एम्प्लॉय की सर्विसेज, और देती क्या है? उसको सैलरी देती है, उसको बेनिफिट देती है, उसको घर देती है। घर मतलब कभी कभार कंपनी अपना गेस्ट हाउस भी देती है रहने के लिए, कि आप हमारे गेस्ट हाउस में रह लो। जैसे सीए राम जो है दिल्ली का है, बेंगलोर में जॉब करता है, घर मिल नहीं रहा, महंगाई इतनी है, तो कंपनी ने कहा आप हमारे गेस्ट हाउस में रह लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हमें रेंट भी मत देना। आप हमारे बड़े काम करते हो, हर एक काम करते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप हमारे गेस्ट हाउस में रह लो। तो वो क्या है? एक तरीके का बेनिफिट ही तो है। तो उन सभी बेनिफिट को मैं यहाँ लिख देता हूँ, गेस्ट हाउस। कार भी देती है। अब इन सभी बेनिफिट्स को कैसे अकाउंट फॉर करा जाए, इन सभी बेनिफिट्स को कैसे अकाउंट फॉर करा जाए, वो डील करता है आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 15। क्या डील करता है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 15, कि इनकी अकाउंटिंग कैसे होगी। तो मुद्दा क्या है? मुद्दा यह है कि कंपनी अलग अलग तरीके के बेनिफिट्स दे रही है। कंपनी सैलरी भी दे रही है, कंपनी ने गाड़ी भी दे रखी है, लो गाड़ी चलाओ। कंपनी ने हाउसिंग लोन भी, वो गेस्ट हाउस भी दे रखा है। कंपनी तरह तरह के बेनिफिट देती है, और बदले में क्या लेती है? सर्विस लेती। अक्रूवल कॉन्सेप्ट के हिसाब से, तो जब कंपनी ने सर्विस ले ली, तब कंपनी के लिए खर्चा ड्यू हो गया, क्योंकि अब उसको उसके बदले में राम को वो सब कुछ देना पड़ेगा। ठीक, तो उसकी अकाउंटिंग कैसे होगी? वो ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 15 जो है आपके साथ डील करता है। अब ये क्लासिफाई करता है इन सभी बेनिफिट को। क्लासिफिकेशन ऑफ बेनिफिट्स, जिसमें सबसे पहली कैटेगरी क्या आती है? सबसे पहली कैटेगरी आती है शॉर्ट टर्म। शॉर्ट टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट। पहली कैटेगरी आती है शॉर्ट टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट। अब ये शॉर्ट टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट क्या होता है? जिस साल
एम्प्लॉय सर्विसेज देता है, एम्प्लॉय ने रेंडर करी सर्विसेज, उस साल के एंड में, ईयर एंड, इन सर्विसेज के बदले जो कॉम्पनसेशन है वो ड्यू हो गया ईयर एंड से विद इन 12 मंथ। विद इन 12 मंथ ये कॉम्पनसेशन जो है ड्यू हो गया, तो वो कॉम्पनसेशन कहाँ क्लासिफाई हो जाएगा, वो कॉम्पनसेशन क्लासिफाई होगा शॉर्ट टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट के अंदर। क्योंकि जब एम्प्लॉय ने अपनी सर्विसेज दे दी, जिस साल एम्प्लॉय ने अपनी सर्विसेज दे दी, उस साल के एंड से 12 महीने के अंदर कंपनी को उस सर्विसेज का पैसा लौटाना है। जैसे मार्च के अंदर जो सैलरी आई, जो 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 मार्च की सर्विसेज दी, उसका पैसा कब लौटाना है, उसका पैसा सर अप्रैल के अंदर लौटाना है। तो सैलरी क्या है, सैलरी एक तरीके से शॉर्ट टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट है। अप्रैल के अंदर काम करा सर, तो अप्रैल की सैलरी विद इन 12 मंथ आपको इसी पीरियड के अंदर आपको देनी है। तो सैलरी क्या है, सैलरी आपके लिए एक शॉर्ट टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट है। आपको सिक लीव मिली, कैजुअल लीव्स मिली, तो वो सब क्या है, वो सब आपके लिए शॉर्ट टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट है। राम को यहां पे बोला गया कि आपको साल में ईयरली 12 लीव्स मिलेंगी, ईयरली 12 लीव्स मिलेंगी, जो आपको अवेल करनी है विद इन 12 मंथ फ्रॉम ईयर एंड। तो वो क्या है, वो एक तरीके का शॉर्ट टर्म बेनिफिट है, वो एक तरीके का शॉर्ट टर्म बेनिफिट है। आओ जरा एग्जांपल से समझते हैं। एग्जांपल, राम is employee of A Limited having salary of rupees 30,000 per month, working days 30 वर्किंग डेज हैं, 30,000 पर मंथ की सैलरी है। राम इज entitled for leave 12 leaves per annum. Leaves shall be lapse after, या चलो lapse मत करो, shall be encashed after 1 year from the year end. तो भाई राम को कंपनी ने बोला है कि अगर तुम पूरे साल भर कोई भी लीव नहीं लोगे, हम आपको 12 छुट्टियां देंगे, इसमें से आप अगर पूरे साल भर कोई उनको नहीं लेते हो, तो वो 12 लीव विद इन 12 मंथ, आपके पास ऑप्शन है कि आप विद इन 12 मंथ भी उसको ले सकते हो। अगर आप उनको भी नहीं लेते हो तो आप उनका पैसा ले सकते हो। तो भाई मुझे जरा एक बात कॉमन सेंस लगा के बताओ, ये रहा आपका ईयर, क्या राम को सारी छुट्टियां आप 1 अप्रैल में ही ड्यू करा दोगे? मान लो ये 24 है, तो क्या सारी छुट्टियां राम को यहीं ड्यू करा दोगे 1 अप्रैल को? नहीं सर, ऐसे थोड़ा ना होता है। अभी तो उसने काम ज्वाइन, मान लो यहीं ज्वाइन करा, ज्वाइन नहीं करा तो उसको छुट्टियां, ऐसे तो ज्वाइन करके छुट्टियां लेता रहेगा वो। तो भाई वो काम करेगा, राम ने मेहनत करी, लगातार वो काम करता रहा करता रहा करता रहा, और 31 मार्च को आपने उसको बोला कि लो राम, हम तुम्हारी सेवा से प्रसन्न हुए और तुम्हें हम 12 लीव्स देते हैं। ये 12 छुट्टियां तुम विद इन 12 मंथ यूज कर सकते हो, नहीं करोगे तो पैसा ले जाना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। विद इन 12 मंथ तुम यूज कर सकते हो, नहीं करोगे तो पैसा ले जाना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मुझे जरा बताओ, 31 मार्च की आप बैलेंस शीट बना रहे हो और आपने 12 छुट्टियां राम को दी हैं, राम की एक दिन की सैलरी कितनी है?
राम की एक दिन की सैलरी है 1000 रुपीज। भाई 30,000 महीने का लेता है और 30 दिन काम करता है, तो एक दिन का कितने हो गए, 1000 रुपए एक दिन के हो गए। तो मुझे जरा बताओ, आप खर्चा किस साल में बुक करोगे, इस साल में जब उसको कैश दोगे, या जब उसने सर्विसेज दे दी? सोच के बताओ। अब तक आपने बहुत अकाउंटिंग कर ली। भाई राम ने सर्विसेज दी, राम जैसे जैसे सर्विसेज दिए जा रहा है, काम करे जा रहा है, राम मन ही मन खुश हो रहा है। राम मन ही मन क्यों खुश हो रहा है? राम खुश हो रहा है कि जैसे जैसे वक्त बीत रहा है, मैं 31 मार्च के करीब आ रहा हूं, जैसे 31 मार्च के करीब आ जाऊंगा और एक भी छुट्टी नहीं लूंगा, तो मुझे 12 दिन, अब मैं 12 तो नहीं कर सकता, 12 दिन की एक्स्ट्रा सैलरी मिल जाएगी। जैसे 31 मार्च की रात 12 बजे राम ने उसी टाइम ट्रक से केक काट दिया, राम ने बोला अब मुझे वो 12 दिन की सैलरी लेने से कोई नहीं रोक सकता। क्या कंपनी को वो सैलरी देनी ही पड़ेगी? हाँ साहब, कंपनी को वो सैलरी देनी पड़ेगी। सर अगर उसने यहाँ छुट्टी ले ली तो आप उसकी सैलरी तब भी नहीं काट सकते ना। अगर उसने यहाँ छुट्टी ले ली तो आप उसके पैसे थोड़ा ना काट लोगे, तो यानी कि कहीं ना कहीं आपको उसको पैसे देने पड़ेंगे। भाई अगर उसने मान लो छुट्टी ले ली, सर उसने यहाँ छुट्टी ले ली, तो उस दिन उसने काम नहीं करा, लेकिन तब भी आपने पैसे दिए, क्योंकि आप पैसे नहीं काट सकते। तो यानी कि राम इज इंटाइटल्ड टू हैव लीव ऑन 31 मार्च 2025। हाँ नहीं लेगा तो आपको पेमेंट करनी पड़ेगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो वो खर्चा कंपनी के लिए कब अक्रू हुआ? वो खर्चा कंपनी के लिए अक्रू हुआ जब राम ने अपनी सर्विसेज दे दी। तो 31 मार्च की बैलेंस शीट के अंदर आप क्या एंट्री करोगे? आप कहोगे एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस, क्योंकि ये इस साल का खर्चा है, डेबिट टू शॉर्ट टर्म कॉम्पनसेटेड लीव। जो भी अमाउंट निकल कर आएगा, अगर 12 दिन है, 1000 है, तो 12,000 हो गया। 12 दिन है तो 12,000 हो गया। आई होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा होगा कि ये चीज है क्या। भाई आप छुट्टियों के पैसे किस तरीके से दे रहे हो? क्योंकि राम ने जब काम कर लिया, तो राम अब 12 दिन के या तो पैसे या छुट्टी के लिए एंटाइटल्ड है। भाई अगर वो छुट्टी भी करता है तो भी आप उसके पैसे थोड़ी ना काट पाओगे। और मैं आपको छुट्टी वाली बात एक एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश करता हूँ। एग्जाम्पल, मान लो उसको महीने में एक सिक लीव भी मिलती है। भाई हो सकता है बीमार पड़ जाए अगला, क्या दिक्कत है? अब ये अप्रैल का महीना है, उसकी सैलरी कितनी है? 30,000 की उसकी सैलरी है, और काम कितने दिन करेगा? 30,000 की सैलरी के लिए 30 डेज काम करेगा। सर सैटरडे संडे की भी छुट्टी नहीं देते आप राम को? नहीं देते। हमारे यहाँ कोई छुट्टी का रिवाज नहीं है, एक छुट्टी का रिवाज है सिक डे, कि भाई क्योंकि इतना काम करोगे तो बीमार तो पड़ोगे, तो इसलिए महीने में एक छुट्टी मिलेगी। महीने की एक छुट्टी किस लिए है? बीमार पड़ने के लिए। अब राम ने 1 डे की लीव अवेल कर ली, राम को बुखार हो गया 104, और राम ने उस दिन छुट्टी ले ली और राम नहीं आया, तो राम ने काम कितने दिन का करा? सर राम ने काम करा 29 डेज का। मुझे बताओ कंपनी को सर्विसेज कितने दिन मिली? सर 29 दिन को मिली। वो एक दिन जो था, राम ने फोन तक ना उठाया, लैपटॉप तो दूर की बात है, फोन भी नहीं उठाया, तो कंपनी को सर्विसेज कितने दिन की मिली? सर कंपनी को सर्विसेज 29 डेज की मिली। बताओ आप राम को 29,000 पे करोगे या 30,000 पे करोगे? सर हम राम को 30,000 पे करेंगे, छुट्टी के पैसे नहीं काट सकते। तो देयरफॉर आपने इसका मतलब इस एक दिन की सैलरी जो थी उसको एक्स्ट्रा पे कर दी, यानी कि आपने उस लीव का अमाउंट उसको पे कर दिया, क्योंकि आपने पैसे नहीं काटे। तो अगर मैं सैलरी एक्सपेंस का ब्रेकअप यहां पे लिखूं, सैलरी अकाउंट डेबिट, आप कहोगे भाई साहब 1,000 रुपए का भत्ता है आपका एक दिन का, 29 दिन आपने काम करा, प्लस 1,000 रुपए हमने आपको एक दिन बिना काम करे दिए, तो टोटल 30,000 टू बैंक। 30,000। तो देखो खर्चे में वो उस लीव के पैसे भी आ गए, खर्चे में उस लीव के पैसे भी ऑटोमेटिकली आ गए। तो वो जो लीव है, जब वो नहीं काम करता और आप उसके पैसे नहीं काटते, तो उसकी अकाउंटिंग ऑटोमेटिक हो जाती है, आपको कोई प्रोविजन करने की जरूरत नहीं पड़ती। अच्छा, अगर मैं ये बोलूं, एक और एग्जांपल, सेम एज अब एक्सेप्ट
राम कैन नॉट अवेल accumulated leaves after year end। सर थोड़ा फोटो बनाओ। भाई ये मेरा 31 मार्च है, राम ने यहाँ पे ज्वाइन करा, साल भर काम करा, और राम को कितनी लीव्स मिली? सर 12 लीव्स मिल गई। बट राम ने अगर 31 मार्च तक इन 12 छुट्टियों को यूज नहीं करा तो ये 12 छुट्टियां अगले ही दिन 1 अप्रैल को जीरो हो जाएंगी, यहां पे ये जीरो हो जाएंगी। तो यानी कि राम ये 12 छुट्टियां 31 मार्च के बाद यूज नहीं कर सकता। तो मुझे जरा बताओ, 31 मार्च को आज हम खड़े हैं, राम हंसे या रोए? राम को रोना पड़ेगा। क्यों रोना पड़ेगा राम को? राम कह रहा है मैंने एक भी छुट्टी ना ली और मेरी 12 छुट्टियां जीरो हो गई, मुझे कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि कंपनी की पॉलिसी है कि भाई आपको इन छुट्टियों का कुछ नहीं मिलेगा। ये छुट्टियां कौन सी हैं? मान लो कैजुअल लीव। कैजुअल लीव का मतलब क्या होता है? सर मन नहीं कर रहा था आज ऑफिस आने का, तो मैंने कहा चलो छुट्टी ले ले, कैजुअली, कैजुअल लीव है। ठीक है, कैजुअल लीव है। राम ने नहीं ली कैजुअल लीव, राम का मन हमेशा कर रहा था ऑफिस आने का, तो राम आया। 31 मार्च को राम रो रहा है, राम कह रहा है कि जो कैजुअल लीव मिली थी मैंने नहीं ली, देयरफॉर मेरा नुकसान हो गया, अब ये छुट्टियां जीरो हो जाएंगी। क्या कंपनी हंस रही होगी? हाँ, कंपनी हंस रही होगी। कंपनी कह रही होगी 12 दिन का एक्स्ट्रा काम कर गया, सर्विसेज दे गया, और पैसे जो है, पैसे तो चलो पूरे लेने ही थे। अगर राम कोई छुट्टी उट्टी ले लेता, यहाँ पे वो छुट्टी ले लेता, तो आप कहते कि भाई आपके पास 11 लीव बची हुई हैं, 11 लीव्स बची हुई हैं, आप पैसे ना काटते उसके, केस यही बन जाता, आप पैसे ना काटते उसके। ठीक है, तो दिस इज हाउ लीव सिस्टम वर्क्स। आई होप आपको क्लैरिटी हो रही होगी। ठीक है, तो कैजुअल लीव हो जाती, अगर उसको आगे कोई पैसा नहीं मिलना, तो जब पैसा ही नहीं मिलना तो कंपनी की लायबिलिटी क्या है? इस केस के अंदर, हमारे इस केस के अंदर राम एंटाइटल था पैसे के लिए या फिर लीव्स के लिए, तो हमने खर्चा बुक करा था, क्योंकि राम के पास अधिकार था। यहां पर खर्च जो है लीव जीरो हो गई, राम के पास कोई राइट ही नहीं है, तो फिर ऐसी की तैसी राम की। जस्ट गिव मी 1 मिनट। मेरा कैमरा अटक गया था। एनीवे, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं। मैंने आपको कहा कि राम ने यहां पे ज्वाइन करा, पॉलिसी क्या है कि राम को छुट्टियां मिल जाएंगी, जो भी यहाँ पे बची हुई छुट्टियां होंगी वो राम 1 साल तक यूज कर सकता है, नहीं भी करेगा तो पैसे मिल जाएंगे। तो यहाँ पे राम खुश हो रहा है, राम कह रहा है मैंने एक भी छुट्टी नहीं ली, 12 छुट्टियों के पैसे मिलेंगे, और कंपनी कह रही है हाय रब्बा इसको 12 छुट्टियों के पैसे देने पड़ेंगे। और तो कंपनी ने खर्चा बुक कर दिया, क्योंकि खर्चा कब हो गया? खर्चा तो तभी हो गया था जब राम ने सर्विसेज दी। खर्चा तब नहीं होना जब कंपनी पे करेगी, कंपनी इस साल पे करेगी, तो खर्चा तब नहीं होना जब कंपनी पे करेगी। खर्चा तो तभी हो गया था जब राम ने अपनी सर्विसेज दी और राम इंटाइटल्ड हो गया उन लीव्स के लिए जो उसको मिलनी है, तो वो 12 छुट्टियों के लिए। यहां पर कंपनी ने बोला आपको 12 छुट्टियां मिलेगी, लेते हो तो ठीक है, नहीं लेते तो जीरो हो जाएगी। राम ने छुट्टी नहीं ली, अब राम रो रहा है, राम कह रहा है छुट्टी ले लेता तो क्या चला जाता, काम भी ना करना पड़ता, पैसे भी मिल जाते। तो यहाँ पे राम रो रहा है और अब कंपनी खुश हो रही है कि इसने एक भी छुट्टी नहीं ली, 12 बजते ही छुट्टियां क्या हो जाएंगी? जीरो हो जाएंगी। तो कंपनी को कोई भी खर्चा बुक करने की जरूरत नहीं है। सर राम एंटाइटल्ड था 12 लीव्स के लिए, तो उसका खर्चा क्यों नहीं बुक हुआ? उसका खर्चा दोस्त ऑटोमेटिक बुक होता है। जब राम ने अप्रैल में एक छुट्टी ले ली, जब राम ने अप्रैल में एक छुट्टी ले ली, तो उसने काम करा 29 डेज, लेकिन आपने सैलरी नहीं काटी, 30,000 पूरी सैलरी थी, तो आपने उन लीव्स का खर्चा ऑटोमेटिक बुक कर दिया। तो ऐसे करते करते महीना बीतता जाएगा और एक दिन मार्च आएगा और राम की जितनी भी छुट्टियां बची होंगी वो जीरो हो जाएंगी। यू डोंट नीड टू डू एनी अकाउंटिंग एट ऑल फॉर दैट, बिकॉज आप सैलरी नहीं काटते। अगर आप सैलरी काटते फिर एक खर्चा बुक करते तो बात अलग थी, पर वो बेकार की बात है, क्योंकि सैलरी नहीं काटनी, पूरी की पूरी सैलरी नॉर्मल दे देनी है, क्योंकि छुट्टियां थी उसके पास, तो वो खर्चा ऑटोमेटिक बुक हो गया। हाँ, अगर ये लीव्स कैरी फॉरवर्ड होती तो हम कहते हैं कि भाई फिर ये वाला केस यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि वो फ्यूचर में लीव्स को अवेल कर सकता है। इसको बोलते हैं शॉर्ट टर्म कॉम्पनसेटेड एब्सेंस। क्या बोलते हैं? शॉर्ट टर्म कॉम्पनसेटेड एब्सेंस। लॉन्ग टर्म की भी बात करेंगे, पहले शॉर्ट टर्म समझ लो। तो एम्प्लॉय बेनिफिट क्लासिफिकेशन क्या है? एम्प्लॉय बेनिफिट का क्लासिफिकेशन है, पहला क्लासिफिकेशन शॉर्ट टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट।
शॉर्ट टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट कौन से होते हैं? आर पेबल विद इन 12 मंथ, 12 महीने के भीतर, आफ्टर द एंड ऑफ द पीरियड जिसके अंदर उसने सर्विसेज दी है, जिसके अंदर भी एम्प्लॉय ने सर्विसेज दी है, एम्प्लॉय ने काम करा, सर्विसेज दी, उसके 12 मंथ के अंदर अंदर जो है उसको पैसे मिल जाएंगे, या फिर वो एंटाइटल्ड हो जाएगा, तो वो क्या है? शॉर्ट टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट। और उसके अंदर सब कैटेगरी हो जाती है शॉर्ट टर्म कॉम्पनसेटेड ऑप्शंस की, जो ये रही, जो हमने डिस्कस करी। रेगुलर वाली में क्या आ जाते हैं? वेजेस एंड सैलरी, जो हमने डिस्कस करे। शॉर्ट टर्म कॉम्पनसेटेड ऑप्शंस का क्या, देखो मैंने कॉम्पनसेटेड ऑप्शंस की ना अलग से बना रखी है, इसलिए हेडिंग। कॉम्पनसेटेड ऑप्शंस मींस लीव्स फॉर विच बेनिफिट आर नॉट डिडक्टेड, मतलब सैलरी नहीं कटेगी फ्रॉम एम्प्लॉइज पे इफ absent falls due and expect to occur within 12 months from the end of the period in which employer ended service। तो वो ऑप्शंस कौन से बन जाती है? शॉर्ट टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट, अदरवाइज इट विल कवर्ड अंडर अदर लॉन्ग टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट। जब इसकी चर्चा करेंगे तो बताएंगे। अच्छा, ये एक्यूमुलेटेड हो सकती है, नॉन एक्यूमुलेटेड हो सकती है। नॉन एक्यूमुलेटेड मतलब हमारा एग्जाम्पल 2 बोले तो CL, कैजुअल लीव। एक्यूमुलेटेड मतलब हमारा एग्जाम्पल 1 एंड 3, जिसके अंदर हमने पैसे देने की बात करी थी। तो द ऑप्शंस आर कैरी फॉरवर्ड एंड कैन बी यूज्ड इन फ्यूचर पीरियड, नॉट कैरी फॉरवर्ड दे लैप्स इफ द करंट पीरियड एंटाइटलमेंट इज नॉट यूज्ड इन फुल। अकाउंटिंग नो प्रोविजन शुड बी रिक्वायर्ड, क्योंकि वो सैलरी के अंदर ऑटोमेटिक हो जाता है। अकाउंटिंग प्रोविजन आपको बनाना पड़ता है, हमने 12,000 का प्रोविजन बनाया था। मेजरमेंट कैसे करोगे? एक्सपेक्टेड दैट विल बी यूज बाय द एम्प्लॉय इन फ्यूचर। तो जितना वो हमने कहा था कि भाई पैसे मिलेंगे, तो हम भाई पैसे अगर नहीं भी यूज करेगा तो भी आपको पूरा का पूरा तो देना ही पड़ेगा, तो इसलिए हमने 100% करा था। मैं एक बार एस्टिमेटेड वाला भी एग्जांपल आपको करा दूंगा, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। मेजरमेंट विल बी बेस्ड ऑन द अमाउंट ऑफ बेनिफिट प्रोवाइडेड व्हेन द एम्प्लॉय टेक्स द लीव। जब वो छुट्टी लेगा एक दिन की, तो जितना उसका, सॉरी रुपी वन थोड़ी ना आएगा, 1 डे, तो जितना उसका एंटाइटलमेंट होगा उस हिसाब से उसको पेमेंट मिलती है। अगर वो एक दिन की छुट्टी लेगा तो उसके हिसाब से आप मेजरमेंट करते हो। जरा मेरे साथ एक एग्जांपल करो। एग्जांपल, राम joined A Limited on 1st of April 24. His salary is rupees 30,000. वर्किंग डेज कितने हैं? 30 वर्किंग डेज हैं। फिर उसके बाद राम इज एंटाइटल्ड फॉर 12 लीव्स which can be carried forward up to 12 months from the end of the month, end of the year, in which services are rendered, जिसके अंदर उसने सर्विसेज दी हैं, तो उसके 12 महीनों के अंदर अंदर उसको वो लीव देनी पड़ेंगी। नो अमाउंट विल बी पेबल इफ लीव्स लैप्स। तो भाई पैसे कुछ नहीं मिलेंगे, छुट्टियां ही सिर्फ मिलेंगी। तो इसका मतलब वो क्या कहना चाह रहे हैं, ध्यान से देखो। 1 अप्रैल और 31 मार्च, 1 अप्रैल और 31 मार्च उस बंदे ने
12 महीने काम करा और आपने उसकी जेब में 12 लीव डाल दी और आपने उसको बोला कि दोस्त 12 महीने के अंदर इनको यूज कर ले अगले 31 मार्च तक, अगर नहीं करेगा तो यहाँ पे आके वो लैप्स हो जाएंगी। तो मुझे जरा एक बात सोच के बताओ, राम क्या बहुत ज्यादा खुश है या थोड़ा खुश है? राम थोड़ा खुश है, क्योंकि राम को लगता है कि ये 12 लीव अगर इस पीरियड में यूज नहीं करी तो कहानी खत्म है, क्योंकि ये 12 लीव अगर इस पीरियड में यूज नहीं करी तो फिर वो लैप्स हो जाएंगी। पिछले एग्जाम्पल में, वन एग्जाम्पल में पैसे मिलने थे, मैंने क्या लिखा था वन फर्स्ट नंबर एग्जाम्पल में, राम इज एंटाइटल्ड फॉर लीव पर लीव शैल बी इन कैश। इन कैश का मतलब क्या है कि उसको पैसे मिल जाएंगे। यहाँ पे मैंने साफ साफ लिखा है कि साहब पैसे वैसे कुछ नहीं मिलेंगे, या तो लीव ले लेना वरना ये लीव एक्सपायर हो जाएगी। अब राम के सर पे एक ही टेंशन है, राम कह रहे इस 12 महीने में इनको यूज करना है और कंपनी भी रिलैक्स है, कंपनी कह रही छुट्टी लेगा तो यूज हो जाएगी, नहीं लेगा तो लैप्स हो जाएंगी। सवाल नंबर पहला, क्या ये लीव कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो कब अक्रू हुई? ये लीव अक्रू कब हुई? जब राम ने सर्विसेज दी या जब राम लीव लेगा? ध्यान से सोचो, कंपनी के सर पे खर्चा कब आया? कंपनी के सर पे खर्चा तो सर तभी आ गया था जब राम अपना काम कर रहा था, क्योंकि जैसे जैसे राम काम कर रहा था वैसे वैसे सर उसको छुट्टियां मिल रही थी, तो 31 मार्च तक इस पीरियड में वो अक्रू हो गई थी। जो बच्चों के मन में ये वाली फीलिंग आ रही है, ऐसे कई लोग होंगे क्योंकि क्वेरी ऐसी थी कि सर जो लीव है वो यहां पे अक्रू होगी, क्योंकि जब तक वो लेगा ही नहीं तब तक खर्चा कैसे होगा? अगर उसने लिए ही नहीं लीव तो खर्चा कैसा हुआ? बिल्कुल सही बात है। मुझे जरा एक बात बताओ, राम यदि यहां पर छुट्टी ले ले तो क्या कंपनी उसको रोक देगी कि छुट्टी मत ले बेटा, पैसे काट देंगे तेरे? नहीं रोक सकती। यानी कि राम इज इंटाइटल्ड कि उसको छुट्टी मिले, राम के पास अधिकार है छुट्टी लेने का, तो कंपनी उसको यहां पर नहीं रोक सकती। तो देयरफॉर कंपनी इज लायबल ऑन 31 मार्च के राम को 12 लीव प्रोवाइड करे। तो सर फिर तो वो यहां पर भी हो सकता है। कैसे हो सकता है? 1 अप्रैल को उसने ज्वाइन करा, उससे 12 लीव लिखवा के दिखवा दो, पैसे काट देंगे उसके तुरंत, कहेंगे भाई काम तूने एक दिन नहीं करा, पहले तू 12 छुट्टी लेके बैठ जा हमारे से, हैं मजे ले रहा है तू हमारे, 1 अप्रैल को लेके दिखा दो। हमेशा लीव ना कैसे अप्रूव होती है? जब आप कंपनियों में काम करोगे ना तो आपको एक लीव पोर्टल मिलेगा, आपने ना प्रैक्टिकली काम नहीं करा हुआ, इसलिए आपको इमेजिन करने में दिक्कत आती है। मेरे साथ सोचो, पता है क्या होता है? जब आप जैसे आप ज्वाइन करोगे तो आपको कार्ड मिलेगा, आपको वाटर बॉटल मिलेगी, बैग मिलेगा, और आप कई कंपनियां तो कपड़े भी देती हैं कि भाई आप हमारी कंपनी की ही शर्ट पहनो। एनीवे, फिर जो आपका कार्ड होगा उसमें एम्प्लॉय कोड होगा, वो एम्प्लॉय कोड आप जब कंपनी की वेबसाइट पे जाके डाल के एंटर करोगे, जैसे आप हमारी वेबसाइट पे लॉगिन करते हैं ना, वैसे आप कंपनी की वेबसाइट पे लॉगिन करोगे तो वो आपको डैशबोर्ड दिखा देगा बही खाता, कि भाई आपके पास इतनी छुट्टियां हैं, इतनी आपने ले ली, इतनी आपके पास बची हुई हैं, जो भी बेनिफिट्स आपकी कंपनी के होंगे वो सब वहां पे दिखाने लग जाएगा। तो लीव्स जो हैं यहाँ पे दे देते हैं उसको कि भाई कल को लेनी हो तो ले ले, लेकिन अगर मान लो वो यहाँ पे जॉब छोड़ के भाग गया तो थोड़ा ना 12 छुट्टियां देंगे उसको, तो फिर कहेंगे भाई इतने पीरियड काम करा, इतने पीरियड काम करा, मान लो 6 महीने काम करा तो 6 ही छुट्टियां मिलनी थी, 12 नहीं देंगे, फिर 6 ही छुट्टियां देंगे, और अगर 8 ले ली तो 2 दिन के पैसे काट लेंगे। ठीक है, तो दिस इज हाउ प्रैक्टिकली थिंग्स वर्क। तो यहाँ पे जब वो काम करना शुरू करता है जैसे जैसे, वैसे 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 उसका अधिकार बढ़ता है, तो उसको अधिकार दिया जाता है कि अब आप इतनी छुट्टियां ले सकते हो, अब आप इतनी छुट्टियां ले सकते हो। द मोमेंट वो कंपनी के आगे प्रणाम करता है कि कल से नहीं आऊंगा, तो कंपनी देखती है कि कितना काम करा और पर मंथ इतनी मिलनी थी, इतने महीने काम करा तो इतनी ही छुट्टियां बनती थी, अगर वो विद इन द ईयर छोड़ देता तो फिर एक्सेस के उसके पैसे काट देते हैं। तभी 1 अप्रैल को वो 12 छुट्टी लेके दिखा दे, उसके पैसे काट देंगे, वो कहेंगे भाई तो पागल है क्या, मजाक चल रहा है यहाँ पे, काम करना है छुट्टियां लेने आया। ठीक, तो एनीवे, तो जब यहां पर 31 मार्च हुई और 12 छुट्टियां राम के पास थी, तो नोबडी कैन स्टॉप राम फ्रॉम टेकिंग दैट 12 लीव्स। कोई भी नहीं रोक सकता राम को, क्योंकि राम के पास इन 12 छुट्टियों का अधिकार है। राम के पास वो 12 छुट्टियों का अधिकार कब आया? वो सर 31 मार्च को आ गया था। तो देयरफॉर एक्सपेंस विल बी अक्रूड इन द पीरियड अप्रैल 24 टू 31 मार्च 25, नॉट इन द ईयर 27 या 26 जो भी फॉल कर रहा होगा उस ईयर में नहीं आएगा। खर्चा कौन से साल में आएगा? साहब खर्चा इस साल में आएगा। अब ये खर्चा निकाले कैसे? कौन बताएगा कि राम कितनी छुट्टी लेगा? भाई पहले एग्जांपल में तो इन कैश होना था, नहीं लेगा तो पैसे देने पड़ेंगे, तो इसलिए पूरा का पूरा ले लिया। अब ये बताएं कैसे, क्या राम पूरी की पूरी 12 लीव ले लेगा या राम कम लीव लेगा? वो नहीं पता किसी को। तो कंपनी एस्टिमेट करती है राम को देखते हुए कि राम कितनी छुट्टियां लेता है, पास्ट प्रैक्टिस क्या रही है राम की। राम से बात कर लेंगे, भाई तुझे क्या लगता है? मान लो ऐसे लगता है कि राम के मन में कोई ऐसा छुट्टी, राम कामचोर नहीं है,
राम के साथ बढ़िया चीज क्या है, राम कामचोर नहीं है, तो राम शायद 10 लीव्स ही ले, आउट ऑफ 12 वो 10 ही ले। ठीक है, तो आप क्या मानोगे कि हमारा खर्चा कितने का है, हमारा 10 लीव का खर्चा है। सर लेकिन वो चाहे तो 2 लीव ले सकता है, हाँ वो ले सकता है, नोबडी कैन स्टॉप, बट आप 12 लीव का खर्चा बुक नहीं करते, बिकॉज पता है जब वो 2 लीव नहीं लेगा। सर ऐसा क्यों, हम जब एक्यूरेटली बुक कर सकते हैं तो क्यों नहीं करते। उसका रीजन ये है कि क्योंकि ऐसा होता नहीं है। आप जब आप जॉब करोगे ना तो आपको समझ में आएगा कि छुट्टी लेना कितना मुश्किल है, तभी आपको समझ में आएगा। ऐसा होता नहीं है कि वो पूरी की पूरी छुट्टी ले जाएगा 12 महीने, क्योंकि इतनी बार हो नहीं पाएगा कि वो छुट्टियां ले सके। तो ऑन एन एवरेज एस्टिमेटेड बेसिस पे यही होता है कि हाँ भाई वो जो 10 ही लीव्स ले पाएगा, क्योंकि भाई इस साल भी तो उसको छुट्टियां मिलेंगी, इस साल भी तो उसको छुट्टियां मिलेंगी, 12 ही लीव इस साल मिलेंगी। तो वो जो इस साल छुट्टियां लेगा वो पहले इस 12 में से कटेंगी, फिर ये 12 यूज होंगे, तो 24 छुट्टियां साल में बहुत मुश्किल है। तो कंपनी एस्टिमेट करती है, खर्चे को ओवर नहीं दिखाना होता। प्रूडेंस कॉन्सेप्ट का मतलब ये नहीं है कि आप खर्चे को बहुत ज्यादा दिखाओ, जो भी खर्चा लग रहा है सब दिखाओ, ऐसा नहीं है। प्रूडेंस कॉन्सेप्ट का मतलब होता है अगर कोई भविष्य का खर्चा है तो उसको आज दिखाओ, उसको आज एस्टिमेट करके दिखाओ। और हमें भविष्य का खर्चा 10 लीव का लग रहा है, 12 लीव का नहीं लग रहा, तो इसलिए हम 10 लीव का खर्चा दिखाएंगे, 12 लीव का नहीं दिखाएंगे। सर अगर एक्चुअली में वो 12 ही ले जाए, राम बीमार पड़ गया, राम की सर्जरी हो गई, आप बताओ क्या करें, राम को छुट्टियां देनी पड़ गई, कोई भी कुछ ना कर सका, तो कोई दिक्कत नहीं है, एक्स्ट्रा खर्चा बुक हो जाएगा। उसे बोलते हैं चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट, उसे बोलते हैं अकाउंटिंग एस्टिमेट। भाई ये क्या है, ये एक तरीके का अकाउंटिंग एस्टिमेट ही तो है। तो आप कितने वो बुक करोगे, एक्सपेंस आप बुक करोगे, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस 10 लीव्स इंटू 1000, 10,000 टू प्रोविजन फॉर लीव, 10,000। कितने का खर्चा बुक करोगे, 10,000 का खर्चा बुक करोगे। मैं जरा पानी पी लूं। आई होप आपको क्लैरिटी हुई होगी। आगे बढ़ते हैं नोट्स की तरफ, पहले नोट्स से पढ़वा दे भाई। तो मेजरमेंट कैसे होती है, बेस्ड ऑन एक्सपेक्टेड अमाउंट दैट विल बी यूज्ड बाय एम्प्लॉय इन फ्यूचर। तो वो हमारा कितना आया, वो हमारा आया 10 लीव्स। अच्छा, इनको दो पार्ट में क्लासिफाई किया जाता है, वेस्टिंग मतलब एंटाइटल टू कैश पेमेंट जो हमने एग्जांपल 1 में करा था, और नॉन वेस्टिंग मतलब नॉट एंटाइटल टू कैश पेमेंट जो हमने अभी एग्जांपल में करा। फिर एक होता है प्रॉफिट शेयरिंग बोनस प्लान, जिसमें आपको बोनस देती है कंपनियां। तो उसका एक्सपेंस कब रिकॉग्नाइज होता है फॉर प्रॉफिट शेयरिंग बोनस प्लान, इफ बिलो कंडीशन आर सेटिस्फाइड। एंटरप्राइज के पास प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है टू मेक सच पेमेंट एज अ रिजल्ट ऑफ पास्ट इवेंट। इसका मतलब क्या है कि भाई आप बोनस देने, आपकी पॉलिसी है कि अगर कंपनी इस पर्टिकुलर प्रॉफिट से ऊपर कमाएगी तो इतना परसेंट बोनस आपको दिया जाएगा। अगर आपकी पॉलिसी है तो आपके पास ऑब्लिगेशन है, क्योंकि पास्ट इवेंट क्या है, आपने प्रॉफिट कमाया। ऑब्लिगेशन क्या है, क्योंकि आपकी पॉलिसी है तो यू हैव अ प्रेजेंट ऑब्लिगेशन एज अ रिजल्ट ऑफ पास्ट इवेंट कि आपको बोनस देना है, और आप एस्टिमेट कर सकते हो। एस्टिमेट का मतलब क्या है, एक फॉर्मूला है टू डिटरमाइन द बोनस। भाई अगर आपने पॉलिसी में ये लिख दिया कि हम आपको बोनस देंगे कितना पता नहीं, तो फिर तो जीरो भी हो सकता है ना, वो तो 1 रुपया भी हो सकता है, तो आप एस्टिमेट नहीं कर सकते रिलायबली। तो यू शुड हैव अ फॉर्मूला। जैसे भारत देश के अंदर बोनस एक्ट है जिसके अंदर 8.33% बोनस देना होता है ड्यू टू सम एलिजिबल एम्प्लॉयज और कैंडिडेट, मुझे उसकी एलिजिबिलिटी नहीं पता, बट हाँ ऐसा एक कानून है। तो वो एक रिलायबल एस्टिमेट की तरह काम करता है, और आप ऑब्लिगेटरी हो तो आपको वो खर्चा बुक करना पड़ता है। तो अगर कंपनी फॉर एग्जाम्पल एग्जाम्पल ए लिमिटेड हैज एन पॉलिसी, a policy of providing bonus to employees 10% over and above last year profit। लास्ट ईयर प्रॉफिट कितना था, 1 लाख,
करंट ईयर कितना है, 1.5 लाख। तो कंपनी इसी साल एंट्री कितनी डालेगी, वो डालेगी बोनस एक्सपेंस। बोनस एक्सपेंस कहाँ जाएगा, एम्प्लॉय बेनिफिट की कैटेगरी में। 50,000 इंटू 10%, 5,000 टू बोनस पेबल 5,000। अगर यहाँ पे ये लिखा होता बोनस देंगे कितना पता नहीं, किसी को नहीं पता, तो फिर ये एंट्री नहीं होती, क्योंकि रिलायबल एस्टिमेट नहीं होता। या अगर कंपनी की पॉलिसी नहीं है और कंपनी ने खुद से बोनस दिया है, तो फिर एंट्री तब होती जब वो पे करती। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम ऐसे बोले कि ये ईयर एंडेड कब है, ये ईयर एंडेड है 31 मार्च 2025, तो ये एंट्री कब डल जाएगी, ये 31 मार्च 2025 को ही डल जाएगी। लेकिन अगर उसकी ऑब्लिगेशन नहीं होती और उसने बोनस दिया कंपनी ने कब, 1 मई 2025 को, तो ये एंट्री तो डलेगी, लेकिन ये 1 मई को डलेगी। यानी कि खर्चा कहाँ चला जाएगा, 25-26 में, कि लास्ट ईयर का बोनस है। सर पिछले साल का क्यों नहीं जाएगा, अप्रूवल तो पिछले साल का हुआ है। नहीं, पिछले साल का खर्चा नहीं जाएगा, बिकॉज एट दैट टाइम यू डोंट हैव एन प्रेजेंट ऑब्लिगेशन कि आपको बोनस देना है। ठीक है, चलो जी आगे बढ़ते हैं। क्लासिफिकेशन नंबर 2, अदर। लॉन्ग टर्म बेनिफिट, इसके अंदर कौन क्या आता है ये समझो। राम ने अप्रैल में ज्वाइन करा और ये है मार्च, मार्च 25। अब राम ने काम करा और राम को छुट्टियां मिली, 24 लीव्स राम को मिली। और ये कहा गया कि ये आप यूज भी कर सकते हो छुट्टी लेके। अगर आप यूज नहीं करते तो फिर जब आप रिटायर होगे या कंपनी छोड़ के जाओगे, तो आप इनको इन कैश करा सकते हो। तो आप इनको इन कैश करा सकते हो। अब जब राम ने सर्विसेज दे दी और उसको 24 लीव्स मिल गई, सबसे पहले बताओ कि 24 लीव का खर्चा कब आएगा, इस साल आएगा या जब रिटायरमेंट के टाइम पेमेंट करोगे तब आएगा। आई होप अब आपको क्लियर हो गया होगा कि सर ये खर्चा इस साल आएगा, क्योंकि राम ने सर्विसेज इस पीरियड में दी है, तो इन 24 लीव्स का खर्चा इस साल आएगा। अब या तो वो लीव ले ले या फिर रिटायरमेंट के टाइम पे क्या कहते हैं पेमेंट करा ले। तो यानी कि दीज लीव्स आर नॉट पेबल आफ्टर द एंड ऑफ द ईयर व्हेन द सर्विसेज आर प्रोवाइडेड। तो ये कहां चली जाएंगी, ये अदर लॉन्ग टर्म बेनिफिट के अंदर चली जाएंगी। तो कॉम्पनसेटेड ऑप्शंस का पार्ट नंबर 2 जो मैंने आपको नहीं पढ़ाया, ये रहा, ये रहा। अदरवाइज इट विल बी कवर्ड अंडर अदर लॉन्ग टर्म बेनिफिट, पढ़वा दिया था, मुझे याद नहीं रहा। तो ये कहां चली जाएंगी, अदर लॉन्ग टर्म बेनिफिट के अंदर चली जाएंगी। इसको कैसे दिखाओगे, क्या इसका खर्चा दिखेगा, एक्सपेंस दिखाना पड़ेगा, हाँ जी दिखाना पड़ेगा। कैसे करेंगे मेजरमेंट, कैसे दिखाएंगे खर्चा, उसके लिए मेथड है PUCM, प्रोजेक्ट यूनिट क्रेडिट मेथड। डिस्कस लेटर, बाद में डिस्कस करेंगे। बस अभी इतना समझना ज्यादा जरूरी था, क्योंकि ऑप्शंस चल रही थी कॉम्पनसेटेड। तो लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म में क्या फर्क है भाई, शॉर्ट टर्म क्या है कि यहां तक जब उसने सर्विसेज प्रोवाइड कर दी उसके विद इन 12 मंथ में वो पेबल हैं। तो फिर वो क्या है, पेबल मतलब कि या तो सर्विसेज दे दी है या पैसा, तो वो क्या बन जाती है, शॉर्ट टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट के अंदर कॉम्पनसेटेड ऑप्शन, बट शॉर्ट टर्म कॉम्पनसेटेड ऑप्शन। बट अदर केस के अंदर क्या बन जाती है, लॉन्ग टर्म, जैसे कि रिटायरमेंट के टाइम पे। मैक्सिमम कंपनियां रिटायरमेंट के टाइम पे या जॉब छोड़ो तो फिर आपको पैसा देती हैं कि भाई हम आपको इतना रुपया दे करके चलेंगे। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट क्लासिफिकेशन आती है बेनिफिट प्लान। उसका करेक्ट नाम क्या होता है, एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट प्लान का नाम ही भूल गया, बताओ। पोस्ट एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट प्लांट, प्लांट नहीं प्लांट। इसका इसको दो कैटेगरीज में क्लासिफाई किया जाता है। नंबर ए, कंट्रीब्यूशन प्लान,
नंबर बी, बेनिफिट प्लान या फिर डिफाइंड बेनिफिट प्लान। कंट्रीब्यूशन प्लान मतलब एग्जांपल पीएफ। इन कंट्रीब्यूशन प्लान एम्प्लॉयर या फिर कंपनी पढ़ लो, कंपनी इज ओनली लाइबल फॉर द कंट्रीब्यूशन अमाउंट, इज ओनली लाइबल फॉर द कंट्रीब्यूशन अमाउंट, कि भाई हमारा हमारी लाइबिलिटी 12% पीएफ जमा कराने की है जो एम्प्लॉय का शेयर है। उसके बाद एम्प्लॉय जाने, पीएफ अथॉरिटी जाने, सरकार जाने, उसमें हमारा देना लेना देना नहीं है। मान लो कंपनी ने 12% जमा करा दिया, इधर एम्प्लॉय ने भी 12% जमा करा दिया। अब जब एम्प्लॉय रिटायर हुआ और पीएफ वालों से पैसा लेने गया तो पीएफ वालों ने कहा अभी हमारे पास पैसा नहीं है, हमने पैसा कहीं लगा रखा है। अब ऐसा ऐसा होता नहीं है, लेकिन मैं हाइपोथेटिकली बता रहा हूं कि उन्होंने कहा अभी हमारे पास पैसा नहीं है, आपका लाना है। तो क्या एम्प्लॉय कंपनी से पैसे मांग सकता है कि मेरे को पैसे नहीं मिले, मेरे को तुम पैसे दो? द आंसर इज नो, नहीं मांग सकता। कंपनी इज नॉट लाइबल फॉर द अमाउंट ऑफ पीएफ। इसी का मतलब है कॉन्ट्रीब्यूशन प्लान। ठीक। डिफाइंड बेनिफिट प्लान का मतलब क्या है? एग्जाम्पल ग्रेचुटी। इन डिफाइंड बेनिफिट प्लान कंपनी इज लाइबल फॉर द अमाउंट पेबल व्हेन ड्यू। भाई एम्प्लॉय रिटायर हुआ और ग्रेचुटी फंड के पास गया कि पैसा दे दो। ग्रेचुटी फंड ने कहा कि अभी लॉस हो गया है थोड़ा प्लान एसेट के अंदर, अभी नहीं दे सकते। एम्प्लॉय कंपनी को कोर्ट में भी ले जाएगा, तब भी पैसे कंपनी को ही देने पड़ेंगे, चाहे अपना लैपटॉप खुद का बेच का पैसे देना पड़े, लेकिन पैसा देना पड़ेगा। बिकॉज कंपनी इज लाइबल फॉर द अमाउंट जो एम्प्लॉय को पेबल है। वो किस कैटेगरी में आते हैं? वो आते हैं डिफाइंड बेनिफिट प्लान, जैसे कि ग्रेचुटी, पेंशन, ये सब कंपनी की जिम्मेदारी है। भाई कंपनी को ध्यान में रखना है कि हमें इतना कंट्रीब्यूशन करना है ताकि इतने एम्प्लॉयज की ग्रेचुटी दी जा सके, वो कंपनी को ध्यान में रखना है, वो और किसी को नहीं सोचना। पेंशन वो सब कंपनी को ध्यान में रखना है, लेकिन पीएफ के लिए नहीं। पीएफ के लिए सिंपल है, 12% दे देना है, बाकी ये जाने इसका काम जाने, हमें कोई लेना देना नहीं है। तो आई होप आपको इस चीज की क्लैरिटी हुई होगी। जब आप जॉब करने जाओगे तो ये सब आपके पार्ट बनता है सैलरी का। जब आपको कंपनी 12 लाख देती है तो ये सब जोड़ के देती है कि आपको ग्रेचुटी भी देंगे, आपको ये भी देंगे, आपको वो भी देंगे। ठीक है। अब अकाउंटिंग कैसे होती है? इसकी अकाउंटिंग सिंपल है। जो भी कंट्रीब्यूशन है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर डाल दो। P&L अकाउंट डेबिट टू बैंक अमाउंट ऑफ कंट्रीब्यूशन, अमाउंट ऑफ कंट्रीब्यूशन। इसकी अकाउंटिंग कैसे होती है? इसकी अकाउंटिंग हम करते हैं PUCM मेथड लगा के। वो कौन करता है इसकी अकाउंटिंग? एक्चुरीज करते हैं। भारत के अंदर जो एक्चुरीज होते हैं वो लोग करते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं करता। एक्चुरीज जो है वो रिपोर्ट देते हैं कि भाई इतना जो है होना चाहिए। ये कैसे करते हैं? ये लोग देखते हैं भाई कंपनीज के पास कितने एम्प्लॉय हैं, उनकी एज क्या है, जिस भी स्टेट का मतलब जहां पे वो रहता है, जहां पे वो काम करता है, उस स्टेट में या उस कंट्री में डेथ रेट क्या है, कब तक मर जाते हैं लोग, और इनकी सैलरीज कितनी कितनी इंक्रीमेंट होगी। तो जब तक वो रिटायरमेंट तक आएगा तब तक कंपनी की क्या लाइबिलिटी होगी, फिर उसको वो
प्रेजेंट वैल्यू करके लेकर आते हैं और निकालते हैं कि भाई साहब कितना अमाउंट पेबल होगा। इस पे एक सवाल है, वो करेंगे तो क्लैरिटी होगी, बट अभी बैकग्राउंड समझ लो कि किस तरीके से होती होंगी चीजें, कि हाँ भाई इतना अमाउंट इसको पेबल होगा, तो वो पेबल तो रिटायरमेंट पे होगा, तो इसलिए उसकी प्रेजेंट वैल्यू करते हैं। उसको क्या बोलते हैं, प्रोजेक्ट यूनिट क्रेडिट मेथड बोलते हैं, उसके थ्रू उसकी अकाउंटिंग करी जाती है। ठीक, तो इसके अंदर एक्चुरीज का बड़ा रोल होता है, तो इसलिए एक्चुरीज की अजम्पशंस लगती हैं। एक्चुरियल वैल्यूएशन, दो तरीके की अजम्पशन लगती हैं, एक होती है डेमोग्राफिक, डेमोग्राफिक अजम्पशन, एक होती है फाइनेंशियल। फाइनेंशियल मतलब कि सैलरी का इंक्रीमेंट कितना होगा और किस रेट से सैलरी ग्रो करेगी, और जो अदर फैक्टर फॉर्मूले के अंदर है। डेमोग्राफिक मतलब कब मर जाएगा, कब तक ग्रेजुटी देनी पड़ेगी, कितने साल काम करेगा, कब छोड़ के चला जाएगा, वो सब डेमोग्राफिक है, जो वहां वहां की लोकल इन्वायरमेंट के ऊपर बेस्ड है। तो एक्चुअरीज जो होते हैं इस ये अजम्पशंस लेते हैं भाई, ये एक्यूरेटली तो कोई नहीं बता सकता ना ये एक दिन छोड़ के चला जाएगा दुनिया को भी या फिर कंपनी को भी, तो वो अजम्पशन लेते हैं कि हाँ एस्टिमेटेड है कि भाई इतना तक छोड़ जाएगा, यंग बंदा है अभी तो पहली जॉब कर रहा है, ज्यादा टाइम नहीं टिकेगा, इतने टाइम में चला जाएगा, तो हो सकता है आपको ग्रेजुएटी सिर्फ 5 सालों की देनी पड़े, हो सकता है आपको ग्रेजुएटी सिर्फ 7 सालों की देनी पड़े, तो वो सब एस्टिमेट करते हैं। इन सभी एस्टिमेट के अंदर जब भी चेंज आता है उसको क्या बोलते हैं, एक्चुरियल गेन और लॉस। उसको क्या बोलते हैं, एक्चुरियल गेन और लॉस। वही इंस्टीट्यूट आपसे सबसे ज्यादा पूछता है कि एक्चुरियल गेन और लॉस निकाल के चलो। तो मुझे जरा बताओ एक्चुरीज क्या क्या एस्टिमेट कर रहे हैं। पहली चीज वो लाइबिलिटी को भी एस्टिमेट कर रहे हैं कि भाई जब कंपनी की कितनी लाइबिलिटी आज के दिन खड़ी होगी, कितने लोगों को ग्रेजुएटी देनी पड़ेगी, उसकी प्रेजेंट वैल्यू आज के दिन तो उतनी लाइबिलिटी खड़ी होगी। वो इन सब दोनों अजम्पशंस के बेसिस पे वो सबको एस्टिमेट कर रहे हैं। तो क्योंकि वो इन सब दोनों अजम्पशंस के बेसिस पे उनको एस्टिमेट कर रहे हैं, तो जो उनकी लायबिलिटी निकल कर आएगी वो एक्चुरीज ने अपनी अजम्पशन के बेस पे निकाला है ना। तो अगले साल जब इसके अंदर बदलाव आएंगे तो वो क्या बन जाता है, एक्चुरियल गेन और लॉस। उसी तरीके से जो भी अमाउंट होता है कि इतना देना पड़ेगा, कंपनी उसको इन्वेस्ट कर देती है ताकि कल को जब देना पड़े तो दिक्कत ना है। उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं प्लान एसेट। उसे क्या बोलते हैं, प्लान एसेट बोलते हैं। उस प्लान एसेट को भी एक्चुअली एस्टिमेट करता है कि भाई प्लान एसेट कितने रेट से ग्रो करेगा एस्टिमेटेड बेसिस पे। इसको बोलते हैं एक्सपेक्टेड रिटर्न। और जब एक्सपेक्टेड रिटर्न और एक्चुअल रिटर्न में जो डिफरेंस आता है उसे क्या बोलते हैं, एक्चुरियल गेन और लॉस ऑन प्लान एसेट। तो एक्चुरियल गेन और लॉस दो तरीकों से निकल कर आता है, एक ऑब्लिगेशन की तरफ से भी आता है और एक एसेट की तरफ से भी आता है। इन दोनों एक्चुरियल गेन और लॉस को आपको निकालना होता है। ठीक, तो एक्चुरीज मेक्स assumptions for demographic and financial। ये किसके लिए है, ये फॉर लाइबिलिटी है एंड एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न ऑफ प्लान एसेट। चेंजेस इन these returns या these assumption are called actuarial गेन और लॉस। आओ जरा नोट्स भी पढ़वा दे। तो पोस्ट एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट कौन से होते हैं, वो फॉर्मल इनफॉर्मल अरेंजमेंट होती हैं जिसके तहत एंटरप्राइज प्रोवाइड करती है पोस्ट एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट फॉर वन और मोर एम्प्लॉय। डिफाइंड कंट्रीब्यूशन और डिफाइंड बेनिफिट। डिफाइंड कंट्रीब्यूशन प्लान क्या होता है जी, ये देखो कंट्रीब्यूशन प्लान का मतलब होता है प्लान अंडर विच एंटरप्राइज पेज फिक्स्ड कंट्रीब्यूशन and have no obligation to pay further contribution. A common example is provident fund. पोस्ट एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट प्लान अदर देन डिफाइंड कंट्रीब्यूशन प्लान। दिस एक्चुरियल रिस्क का मतलब क्या है कि कितना देना पड़ेगा, कम तो नहीं पड़ जाएगा, डेमोग्राफिक और वेरिएबल वो सब। और इन्वेस्टमेंट रिस्क मतलब क्या है, प्लान एसेट का
किसके ऊपर होता है, एम्प्लॉयर के ऊपर होता है कि भाई कम पड़ गया तो आप ही को देना पड़ेगा। तो इसको एग्जांपल क्या है, ग्रेच्युटी। अकाउंटिंग जितना भी कंट्रीब्यूशन है उसको कहां डालते हो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर। और इसकी पीयूसीएम मेथड, मेजरमेंट पीयूसीएम मेथड, इसका अमाउंट ऑफ कंट्रीब्यूशन। फिर उसके बाद ये दो खाते मेन है, ये सीख लिया, एएस 15 खत्म है आपका। चलो यहीं से करा देते हैं। आप अकाउंट बनाते हो, एक आप बनाते हो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन का अकाउंट आपको बनाना होता है। इसके अंदर क्या आता है, ये आता है ओपनिंग लायबिलिटी। भाई पिछले साल भी एक्चुअरीज ने बताया था कि हमारी इतनी लायबिलिटी होगी, और इस साल भी वो बताएगा कि आपकी कितनी लायबिलिटी होगी, ये होता है क्लोजिंग लायबिलिटी। फिर करंट सर्विस कॉस्ट, ये भी समझ में आ जाएगा कि ये क्या होता है। जो इस साल की उसने सर्विसेज दी एम्प्लॉय ने, उसकी लागत कितनी है, उसकी कॉस्ट कितनी है, वो आप मेजर करते हो पीयूसीएम से। वो एक एग्जांपल कराऊंगा, उसमें समझ में आ जाएगा। उससे क्या करते हो, उससे लायबिलिटी को बढ़ा देते हो। भाई जब एम्प्लॉय इस साल की और सर्विसेज देगा तो उससे आपकी लायबिलिटी बढ़ जाएगी ना, क्योंकि अब आपको एक साल की ग्रेच्युटी और देनी है, तो वो करंट सर्विस कॉस्ट से लायबिलिटी को बढ़ा देते हैं। फिर इंटरेस्ट कॉस्ट, क्योंकि आपने प्रेजेंट वैल्यू कर रखा है तो उस पर इंटरेस्ट कॉस्ट भी आता है, तो उससे भी लायबिलिटी बढ़ जाएगी, उसकी भी एंट्री कर देते हैं। फिर पास्ट सर्विस कॉस्ट, ये भी समझ में आएगा थोड़ी देर में, लेकिन अभी नहीं। पास्ट सर्विस कॉस्ट का मतलब सिंपल सा क्या होता है कि अगर आपने प्लान में कोई बदलाव कर दिया तो उस बदलाव की वजह से कितना चेंज आया, अभी समझाऊंगा पास्ट सर्विस कॉस्ट क्या होता है। फिर आपने जितने लोगों को ग्रेच्युटी पे कर दी, वो ये अमाउंट एक्चुरियल पहले से निकाल के बैठा होता है। तो बैलेंसिंग फिगर क्या बचता है, बैलेंसिंग फिगर या तो एक्चुरियल गेन बचता है या फिर एक्चुरियल लॉस बचता है। ये वो पहले से कैसे निकालता है, वो एस्टिमेट करता है कि कितने एम्प्लॉइज हैं, वो कितने साल काम करेंगे, उनको कितनी ग्रेच्युटी देनी पड़ेगी, उसकी प्रेजेंट वैल्यू, वो ये पहले से ही निकाल के बैठा होता है। तो ओपनिंग क्लोजिंग निकाल के बैठा होता है। करंट सर्विस, जो भी एम्प्लॉइज ने करंट ईयर में काम करा, उनको पैसा जो देना है वो, प्लस उस पर इंटरेस्ट कॉस्ट और एनी पास सर्विस कॉस्ट, और जो आपने पेमेंट कर दी। बैलेंसिंग फिगर क्या बच गया, एक्चुरियल गेन और लॉस। प्लान एसेट का अकाउंट कैसे बनता है, ओपनिंग में प्लान एसेट कितनी थी भाई साहब हमारे पास, हमने एफडी के अंदर पैसा डाल रखा है ग्रेच्युटी के लिए, तो वो क्या हो गई, वो मेरी प्लान एसेट हो गई। क्लोजिंग में कितनी पड़ी होंगी, जो क्योंकि एफडी बैंक से मंगवा लेंगे कि भाई आप हमारे पास जो एफडी पड़ी है इंटरेस्ट लगा लोगों के, कितनी बची है। फिर हमने कुछ एफडियां तुड़वा दी भी होंगी पेमेंट करने के लिए ग्रेच्युटी की, वो हमने माइनस कर दी। एसेट अकाउंट ऐसे ही बनाओगे। फिर आपको जो लगता था एक्सपेक्टेड रिटर्न, एक्चुअरीज ने जो आपको बताई थी कि भाई साहब सरकार जो है रेट वेट चेंज कर देगी, तो आप मान के चलो कि ग्रोथ इतने से हो जाएगी आपकी एफडी की। फिर जो आपने एडिशनल पेमेंट करी होगी और एफडी कराई होगी, क्योंकि आपको लगता है कि भाई पैसे तो देने हैं एम्प्लॉय को, तो एडिशनल पेमेंट जो आपने करी, उससे क्या एडिशनल पेमेंट की एंट्री क्या करोगे, प्लान एसेट अकाउंट डेबिट टू बैंक, तो वही आ गया कॉन्ट्रीब्यूशन। ओपनिंग ये रहा, क्लोजिंग ये रहा। एक्सपेक्टेड रिटर्न जो उसने बताया कि शायद इतने से ग्रो कर जाएगी, तो प्लान एसेट टू एक्सपेक्टेड रिटर्न। तो बैलेंसिंग फिगर, अच्छा क्लोजिंग बैलेंस में क्या होगा इसकी, ये तो एक्चुअल रिटर्न के साथ आएगी। तो बैलेंसिंग फिगर क्या बच गया, बैलेंसिंग फिगर बच गया आपका एक्चुरियल गेन या फिर एक्चुरियल लॉस। गेन आएगा तो इधर आ जाएगा, लॉस आएगा तो इधर आ जाएगा। एक्चुअल रिटर्न तो इसके अंदर ऑलरेडी इंक्लूडेड है। भाई आपने 100 रुपए की एफडी करा रखी है ओपनिंग में, ध्यान से समझो। 100 रुपए की एफडी करा रखी है, 1000 ले लेते हैं, 1000 की एफडी करा रखी है ओपनिंग में। कॉन्ट्रीब्यूशन आपने करानी, क्योंकि आपको लगता है 1000 रुपए पूरे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बेनिफिट आपने दिया नहीं, क्योंकि कोई भी एम्प्लॉय इस साल रिटायर नहीं हुआ। आपको लग रहा था कि 10% से एफडी ग्रो कर जाएगी, तो आपने 10 रुपीज का इनकम बुक कर दी। मैं अलग पेन से लिख दूं क्या, हाँ सर अलग पेन से लिख दो। तो लो 1000 और 10, 0 और 0, तो 10 रुपीज से आपने कहा ग्रो कर जाएगी। लेकिन जब एक्चुअली में उन्होंने बताया, बैंक ने आपको स्टेटमेंट भेजी, तो आपके पास कितने आ रहे थे, आपके पास आ रहे थे 102 रुपए, 102 आ रहे थे। तो बताओ बैलेंसिंग फिगर क्या बच गया, 8। ये क्या है, ये है एक्सपेक्टेड रिटर्न और एक्चुअल रिटर्न का डिफरेंस। एक्सपेक्टेड कितना था 10, एक्चुअल कितनी मिली है 2, क्योंकि सॉरी 102 नहीं होगा ना, फिर 1000, ये करो 1002। आपने सोचा था 10 मिलेंगे तो 1010 हो जाएंगे, हुआ कितना 1002, यानी कि 2 का ही एक्चुअल रिटर्न मिला, तो 8 का क्या हो गया, लॉस हो गया। जो सोचा था 10 मिलेगा, मिला 2, 8 का क्या हो गया, लॉस हो गया। किस वजह से हो गया, क्योंकि एक्चुरियल ने गलत बताया था,
तो ये क्या हो गया, एक्चुरियल लॉस हो गया। उसी तरीके से हमें लगता था हमारी ओपनिंग लायबिलिटी कितनी है, 1000 की हमारी ओपनिंग लायबिलिटी है। इस साल और एम्प्लॉइज ने काम करा तो हमारी कॉस्ट बढ़ गई 200 रुपीज से। इंटरेस्ट कॉस्ट अभी के लिए जीरो मान लेते हैं, बट आरटी नहीं है। पास सर्विस कॉस्ट जीरो है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हमने कुछ लोगों को पेमेंट नहीं करी, किसी को भी हमने पेमेंट नहीं करी। क्लोजिंग बैलेंस जो मेरा आ रहा है लाइबिलिटी का, वो आ रहा है 1800 रुपए। जो लाइबिलिटी को लगा लोगों के आ रहा है कि आज के दिन जितनी भाई, एक साल पहले एक्चुरियल ने अलग अजम्पशन दी थी, उसने लिया था कि सैलरी 5% से ग्रो करेगी। ईयर एंड पे, इस ईयर एंड पे वो सोच रहा है कि नहीं भाई 10% से ग्रो करेगी, कंपनी का बिजनेस ग्रो कर रहा है, कंपनी अब ज्यादा इंक्रीमेंट्स दे रही है तो 10% से ग्रो करेगी। तो मुझे जरा बताओ, 1800 की लाइबिलिटी है, लेजर में 1200 ही आ रही है, तो 600 रुपए क्या हो गया, 600 रुपए सर लॉस हो गया। ये क्यों आ रहा है लॉस, ये इसलिए आ रहा है क्योंकि लास्ट ईयर एक्चुरियल ने गलत अजम्पशन ले ली, गलत नहीं ली, उस फैक्टर के हिसाब से ली, तो चेंज इन एक्चुरियल अजम्पशन की वजह से 600 रुपए का फर्क आ रहा है। तो यही आपसे इंस्टीट्यूट निकलवाता है। बाकी इंटरेस्ट कॉस्ट, करंट सर्विस कॉस्ट, पास सर्विस कॉस्ट, वो भी एक एग्जांपल करेंगे तो समझ में आएंगी। पहले ये समझो कि इतनी चीजें क्लियर हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं। ये दोनों लेजर बनाने सीख लिए तो सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। आओ जरा, अब ये करंट सर्विस, पास, ये सब समझ लेते हैं। करंट सर्विस कॉस्ट, मान लो ये है 31 मार्च 2025 और एम्प्लॉय ने यहां पे रिटायर होना है का आफ्टर टू मैनी ईयर्स। ठीक, ग्रेचुटी कैसे देते हो, ग्रेचुटी देते हो आप लास्ट सैलरी इनटू नंबर ऑफ ईयर्स, जितना उसने काम करा है, डिवाइडेड बाय 10। यही देते हो आप, क्या दिक्कत है। मुझे जरा बताओ, उसने यहाँ पे ज्वाइन करा, ज्वाइन होते ही ग्रेचुटी के लिए एंटाइटल्ड है, यहाँ पे उसने ज्वाइन करा, एक साल बीत गया, 31 मार्च में कहानी खड़ी हुई है, 31 मार्च के अंदर कहानी खड़ी हुई है, एक साल बीत गया। यहाँ पे ग्रेचुटी निकालोगे, चलो डिवाइड बाय 10 नहीं करते वरना अजीब सा आ जाएगा। आपने कहा वन, एक साल काम कर लिया, 30,000 की लास्ट जॉन अभी सैलरी है, तो 30,000 की ग्रेचुटी कहाँ देनी पड़ेगी सर, यहाँ देनी पड़ेगी सर, यहाँ पर 30,000 की ग्रेचुटी देनी पड़ेगी। इसकी प्रेजेंट वैल्यू करके लाओ, कहां पर, यहां पर लेकर आओ। ये हो जाएगा आपका अमाउंट ऑफ लाइबिलिटी, अमाउंट ऑफ लाइबिलिटी के इतना आपको पेमेंट करना है प्रेजेंट वैल्यू करके। फिर अगला साल बीता, 31 मार्च 26 आ गई, मुझे बताओ अब ग्रेचुटी कितनी देनी है सर, अब 30,000 और देने हैं। कब देने हैं सर, देने तो अभी हैं जब वो रिटायर होगा, इस साल नहीं देने। तो ये 30,000 जो यहां पर ऐड हुए, ये क्या है, ये है करंट सर्विस कॉस्ट। ऑल्दो इसको इतना इजीली नहीं निकाल पाते, पीयूसीएम से निकालते हैं, बट मैंने आपको फील दी है कि करंट सर्विस कॉस्ट क्या होती। ठीक, फिर जो ये अमाउंट ऑफ लाइबिलिटी आप 30,000 यहां लेकर आए, लेट से आपके पास आया ये 29,000, अब एक साल के बाद इसको आगे भी लेके जाओगे, तब ये हो जाएगा 29,200 रुपए। तो 200 रुपए जो ऐड हुए, ये क्या है, ये है इंटरेस्ट कॉस्ट। ये क्या है, ये है इंटरेस्ट कॉस्ट। एंट्री क्या करते हैं, एंट्री करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, करंट सर्विस कॉस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट कॉस्ट। ये सब कहां जाता है, एम्प्लॉय बेनिफिट में, टू पीवीडीबीओ, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन के अंदर ये चला जाता है। ठीक, दिस इज कॉल्ड करंट सर्विस कॉस्ट और इंटरेस्ट कॉस्ट। एक एग्जांपल करेंगे तो और क्लैरिटी होगी कि कैसे निकालते हैं, बट अभी फील लेना समझो कि फील क्या है, कि भाई जैसे जैसे वो बंदा काम करता जा रहा है वैसे वैसे मेरी लाइबिलिटी भी बढ़ती जा रही है, क्योंकि मेरी ग्रेचुटी, ग्रेचुटी जनरली क्या होती है भाई, आपने इनकम टैक्स में पढ़ा होगा, नंबर ऑफ ईयर सर्विस बेसिस पे ही होती है। तो मेरी लाइबिलिटी भी बढ़ती जा रही है, क्योंकि मेरी लाइबिलिटी भी बढ़ती जा रही है, तो जैसे जैसे वो एक साल आगे बढ़ता है तो उस साल की लाइबिलिटी जो बढ़ी वो क्या है, करंट सर्विस कॉस्ट। पिछले साल की लाइबिलिटी को मैं इस साल लेकर आया, वो क्या है, उस पर लगाया हुआ इंटरेस्ट कॉस्ट। ठीक, बताओ जी, इतनी बात समझ में आती है। मैं एक बार पानी पी लूं।
पास्ट सर्विस कॉस्ट क्या होती है वो समझो। खाली मैं आपको एक्यूरेट अमाउंट नहीं बता रहा कि कैसे निकलता है, वो उसी एग्जांपल में करवाऊंगा। मैं बस आपको फील दे रहा हूं कि भाई अगर आप करंट सर्विस कॉस्ट देखो तो आपको पता हो ये क्या है, इंटरेस्ट कॉस्ट देखो तो पता हो ये क्या है। सिमिलरली पास सर्विस कॉस्ट, अनअमोर्टाइज पास सर्विस कॉस्ट देखो तो आपको पता हो ये क्या है। अनअमोर्टाइज पास सर्विस कॉस्ट आपको निकालने के लिए कभी भी नहीं पूछेगा इंस्टीट्यूट, कभी भी, मतलब तो ऐसा तो नहीं है कि कभी भी नहीं पूछेगा, मतलब पूछता नहीं है इंस्टीट्यूट आपसे पास सर्विस कॉस्ट कैसे निकलेगी। पास सर्विस कॉस्ट का मतलब क्या होता है, ऐसे समझो, हम पहले देते थे ग्रेचुटी 10% ऑफ सैलरी। एम्प्लॉय 2 साल काम कर चुका था, हमने यहां पर भी 10% निकाली, हमने यहां पर भी कितने परसेंट निकाली, 10% निकाली। यहां पर आके हमने चेंज कर दिया 12%। और ग्रेचुटी की एक कंडीशन है कि आपको 5 साल काम करना पड़ेगा तभी आप एलिजिबल होंगे। और अभी उसने 2 ही साल काम करा है, 3 साल अभी उसको काम करना है, तो ही इज नॉट एलिजिबल। अब हमने क्या करा, पहले हम बोल रहे थे कि भाई 10% का आपको ग्रेचुटी मिलेगा, यहां पर भी 10% का हमने कहा आपको ग्रेचुटी मिलेगा। यहां पे आके हमने अकाउंट अपनी पॉलिसी चेंज कर दी, हमने अपने एम्प्लॉयज को कहा आप बहुत मेहनती हो, आपको 12% मिलेगा सभी लोगों को। तो जो ये 2% एक्स्ट्रा है ये इसको भी मिलेगा और इनको भी मिलेगा जो इन्होंने 2 साल काम कर रखा है। तो इसको बोलते हैं पास्ट सर्विस कॉस्ट, के भाई वो काम कर चुके हैं लेकिन उनका बेनिफिट इस साल ड्यू टू चेंज इन पॉलिसी, चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी नहीं, चेंज इन ग्रेचुटी पॉलिसी बढ़ गया, तो ये पास्ट सर्विस कॉस्ट है। इसको 2 पार्ट्स में क्लासिफाई करते हैं, वेस्टेड और नॉन वेस्टेड। स्टैंडर्ड कहता है कि जितना पीरियड उन्होंने बिता दिया, अब ये 2% का खर्चा क्या है, ये 2% का खर्चा जो एक्स्ट्रा मिलेगा ये तो पूरे पीरियड का है जब तक वो रिटायर नहीं हो जाता। इसमें से जितना पीरियड लैप्स हो गया उसका एक्सपेंस बुक कर दो, जितना पीरियड अभी लैप्स होना है उसको अनअमोर्टाइज, उसको अमोर्टाइज करना बाकी के पीरियड में स्ट्रेट लाइन बेसिस पे। तो मान लो इस 2% का इंपैक्ट हमने निकाला, वो निकल कर आया 50। तो 10 रुपीज का खर्चा यहां जाएगा, 10 रुपीज का खर्चा यहां, जो दोनों इसी साल पीएनडल में आ जाएंगे एज ए 20 रुपीज डेबिट। बाकी 30 10 10 करके हर साल जाता रहेगा। तो जो 30 होगा वो क्या है, वो आपका है अनअमोर्टाइज पास्ट सर्विस कॉस्ट। वो क्या है, अनअमोर्टाइज पास्ट सर्विस कॉस्ट। मैं अपनी बात को दूसरे तरीके से भी समझाना चाहता हूं, ठीक। आओ जरा इसी एग्जाम्पल को कंटिन्यू करते हैं। 1 2 3 4 और 5, यहाँ पे पॉलिसी 10% की थी, यहाँ पे भी पॉलिसी 10% की थी, यहाँ पर भी पॉलिसी 10% की थी, यहाँ पर भी पॉलिसी 10 की थी। ओ सॉरी, तो चेंज कहाँ से हुआ भाई, यहाँ पे थी 12, यहाँ पे भी थी 12 और यहाँ पे भी थी 12। जब 10 की थी तो यहाँ पे ग्रेचुटी की लाइबिलिटी कितनी आ रही थी, यहाँ पे ग्रेचुटी की लाइबिलिटी थी 10,000 की। यहाँ पर भी लाइबिलिटी कितनी की आ रही थी, यहाँ पर लाइबिलिटी आ रही थी 12,000 की। जब 12% हुआ तो लाइबिलिटी बढ़ के कितने की हो गई, लाइबिलिटी बढ़ के हो गई 18,000 की। मुझे बताओ 6,000 क्या है, 6,000 है पास्ट सर्विस कॉस्ट, 6,000 क्या है, पास्ट सर्विस कॉस्ट। अब ये 6,000 इन 2 सालों का कॉस्ट हो चुका है क्योंकि इन 2 सालों में एम्प्लॉय सर्विस दे चुके हैं। तो ये 6,000 इन 2 में वैसे तो टोटल 5 ईयर्स का है क्योंकि 5 ईयर्स टोटल वेस्टिंग पीरियड टू बी एलिजिबल फॉर ग्रेचुटी। तो ये 6 साल हम कहेंगे, वैसे 5 का है, तो 6,000 डिवाइड बाय 5 कितना आता है, 1200। तो 1200 इधर पीएनएल में डेबिट, 1200 इधर पीएनएल में डेबिट, क्योंकि ये साल बीत चुके हैं तो आपको इसी साल पीएनएल के अंदर 1200 डेबिट करने पड़ेंगे एज अ पास सर्विस कॉस्ट। और क्रेडिट क्या करोगे, पीवीडीबीओ। क्यों पीवीडीबीओ, क्योंकि अभी आपकी लाइबिलिटी कितने की आ रही है, 12 की, आपको कितने पे लेके जाना है, 18 पे, तो आपको लाइबिलिटी को बढ़ाना पड़ेगा ना मेरे दोस्त, एज अ पीवीडीबीओ। फिर 2400 तो आपने डाल दिए, बैलेंस कितना बचा, 3600। 3600 कौन से सालों का है सर, वो इसका है, इन 3 सालों का है, 1200 इसका, 1200 इसका, 1200 इसका। तो 3600 की एंट्री क्या करोगे, इसकी हम करेंगे अनअमोर्टाइज।
पास्ट सर्विस कॉस्ट डेबिट टू पीवीडीबीओ 3600 रुपए से, 3600 रुपए से। क्यों? क्योंकि आपको लाइबिलिटी को बढ़ाना है भाई, 12,000 की लाइबिलिटी को 18,000 पे करना है। तो कैसे करोगे? पास सर्विस कॉस्ट को क्रेडिट करके, मतलब पास सर्विस कॉस्ट को लाइबिलिटी के अंदर डाल के। तो मैंने कहा कि जो साल 2 मेरे बीत चुके हैं जिसमें एम्प्लॉय सर्विसेज दे चुका है, तो उस खर्चे को तो पीएनएल में डाल दो। जिसमें अभी उसने देनी है एलिजिबल होने के लिए, वेस्ट होने के लिए, उसको आप अनअमोटाइज में डाल दो। जैसे ही ये वाला साल बीत के वो इस साल पे आएगा, तो मैं कहूंगा कि उसने एक साल और कर दिया, तो इस 3600 में से 1200 निकाल के कहां डाल दूंगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर। एंट्री क्या करूंगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू अनअमोटाइज पास सर्विस कॉस्ट, टू अनअमोटाइज पास सर्विस कॉस्ट। तो मुझे जरा बताओ, अनअमोटाइज पास सर्विस कॉस्ट मेरी पीवीडीबीओ के अंदर ऑलरेडी शामिल है, इस साल के अंदर ऑलरेडी शामिल। तो अगर कोई मुझसे पूछे इस साल की लाइबिलिटी कितनी है, तो मैं क्या बोलूंगा? मैं कहूंगा कि जितने की मेरी लाइबिलिटी आ रही है उसमें से माइनस कर दो अनअमोटाइज पास्ट सर्विस कॉस्ट, उतने की मेरी नेट लाइबिलिटी है इस डेट पे। पता नहीं ना, मान लो कोई इंप्लॉय यहाँ पे छोड़ के चला जाए तो 1200 उसको देने ही नहीं पड़ेंगे, तो इस डेट पे तो नेट लाइबिलिटी दिखाओगे ना, यहाँ पे तो आप ग्रॉस ऑब्लिगेशन दिखाओगे। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। मैंने अपना बेस्ट ट्राई करा है कि मैं आप लोगों को पास सर्विस कॉस्ट का फील दिला सकूं। पास सर्विस, मैं एक बार और थोड़ा कंक्लूड करने की कोशिश करता हूं। पास सर्विस कॉस्ट का सिंपल मतलब क्या है कि जब आप अपने प्लान के अंदर चेंज करते हो, ये चेंज कर्टेलमेंट भी हो सकता है। कर्टेलमेंट मतलब कि भाई आपने प्लान को कम कर दिया, भाई 10 से 5 कर दिया, हमने 12 का एग्जांपल लिया, 10 से 5 कर दिया, तो ये पॉजिटिव आ जाएगी, तो इसका मतलब फायदा हो गया, तो लायबिलिटी कम करनी पड़ेगी, तो एंट्री उल्टी हो जाएगी, पीवीडीबीओ टू अनअमोटाइज पास सर्विस कॉस्ट, और फिर इनकम लेके जाओगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर। एनीवे, तो मैंने कहा आपको कि ये 2 साल बाद मैंने अपना प्लान चेंज कर दिया। प्लान चेंज करने की वजह से 6,000 रुपीज का एडिशनल लाइबिलिटी खड़ी हो गई। तो मैंने कहा ये 2 साल मेरे बीत चुके हैं, लोग काम कर चुके हैं, तो 2400 रुपए, 1200 हर एक साल क्या कहते हैं 1200 आया। अच्छा, कई बच्चे सोच रहे होंगे 5 कैसे लिया सर इन्होंने? भाई 5 इन्होंने कैसे लिया? तो 5 इसलिए लिया तो जब वो एम्प्लॉय 5 साल काम कर लेगा तब वो ग्रेचुटी के लिए एलिजिबल हो जाएगा। तो 5 ईयर टोटल वेस्टिंग पीरियड, जिसमें से 2 साल वेस्ट हो चुके हैं, 3 साल अभी वेस्ट होने बाकी हैं। तो 6,000 रुपीज की जो मेरी वो थी, क्या कहते हैं, एडिशनल कॉस्ट थी, उसमें से 2 साल बीते, तो मैंने 2 साल कहां डाल दिए? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर डाल दिए कि भाई 1200 इधर जाएंगे, 1200 इधर जाएंगे, क्योंकि वो 2 साल बीत चुके हैं। बाकी 3600 रुपए जो है वो मैंने फ्यूचर के लिए रख दिए अनअमोटाइज। लेकिन लाइबिलिटी को बढ़ाना जरूरी है, तभी तो 18,000 पे लाइबिलिटी आएगी, वरना लाइबिलिटी बढ़ाओगे कैसे? ठीक। अब कोई पूछे कि भाई आपकी टोटल लाइबिलिटी वैसे कितनी है देने वाली, तो आप कहोगे कि भाई जितना लगता है दे देंगे, मतलब जितना एम्प्लॉइज लेंगे, जो एक्चुअलीज ने बताया होगा 18,000। लेकिन इस 18,000 के अंदर ये 3600 जुड़ा हुआ है, इस 18,000 के अंदर ये 3600 जुड़ा हुआ है। तो ये 3600 कब ड्यू होगा? जब वो वेस्ट करा देगा, जब वो वेस्ट करा देगा, तो इसलिए आपको 3600 माइनस करना पड़ेगा। तो इसलिए जब मैंने ये लेजर बनाया तो मैंने इस पास सर्विस कॉस्ट को क्रेडिट में लिखा, क्योंकि आप इससे क्रेडिट करके लायबिलिटी को बढ़ाते हो। और जब मैंने प्रेजेंटेशन की बात करी कि आप कैसे प्रेजेंट करते हो बैलेंस शीट के अंदर, तो मैंने कहा जो अनरिकॉग्नाइज यानी कि अनअमोटाइज है उसे माइनस कर देना, ताकि आपकी नेट लायबिलिटी निकल कर आ सके, क्योंकि ये लायबिलिटी अभी है नहीं। ठीक, माइनस फेयर वैल्यू ऑफ प्लान एसेट, ये आप ऐसे इस तरीके से दिखाते हो अपनी बैलेंस शीट के अंदर, इस तरीके से आप दिखाते हो अपनी बैलेंस शीट के अंदर। चलो जी, फिर ये मैंने एक्चुरियल गेन लॉस की बातें कर रखी हैं। कॉज ऑफ एक्चुरियल गेन लॉस क्या होते हैं? चेंज इन एक्चुरियल अजम्पशन, जैसे कि हाई और लो रेट्स ऑफ एम्प्लॉय टर्नओवर, मतलब छोड़ के चले जाएंगे, अर्ली रिटायरमेंट मोर्टालिटी, इंक्रीज इन सैलरी, बेनिफिट, मेडिकल कॉस्ट, इफेक्ट ऑफ चेंजेस इन डिस्काउंट रेट, ये भी भाई जो डिस्काउंट रेट उसने रखा होगा और उसके अंदर बदलाव आ गया तो वो भी चेंज इन एक्चुरियल अजम्पशन के अंदर आता है। टोटल एक्चुरियल गेन शुड बी इमीडिएटली रिकॉग्नाइज इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो कैसे निकालते हो? एक तो निकालते हो आप प्लान एसेट पे एक्चुअल माइनस एक्सपेक्टेड रिटर्न, और एक आप निकालते हो पीवीडीबीओ पे। ये कुछ नहीं है, लेजर बना रखे हैं। फिर अदर लॉन्ग टर्म बेनिफिट, ये हमने कवर कर दिया, इसकी अकाउंटिंग सेम होती है डिफाइंड बेनिफिट प्लान की तरह, बस कुछ एक्सेप्शन है वो आपके लिए रेलेवेंट नहीं है, उसको छोड़ दो। इसके अंदर क्या क्या आता है? लॉन्ग टर्म कॉम्पनसेटेड एब्सेंस और ये सब चीजें, लॉन्ग टर्म डिसेबिलिटी बेनिफिट, हाथ पैर कट गए तो देंगे। मेन आपके लिए कॉम्पनसेटेड एब्सेंस है, वो भी इंस्टीट्यूट कम ही पूछता है, मेन वो यही चीजें पूछता है। ये लेजर बना के एक्चुअल गेन लॉस निकाल के दिखा दो। कई बच्चे पास सर्विस कोर्स का रट्टा मार देते हैं,
फिर एक आता है टर्मिनेशन बेनिफिट। टर्मिनेशन बेनिफिट का मतलब क्या होता है कि आपको ऑफर करा गया कि अभी जॉब से निकाल देते हैं, कल से मत आना, बदले में इतने रुपए ले लो, वो क्या होता है टर्मिनेशन बेनिफिट। आप उसको रिकॉग्नाइज करते हो एज ए लाइबिलिटी और एक्सपेंस व्हेन एंड ओनली व्हेन, जब एक अप्रूवल प्लान हो जाता है और रिलायबल एस्टिमेट आप कर सकते हो कि कितना आपको देना पड़ेगा। प्लान किसका, टर्मिनेशन का प्लान हो जाता है। ठीक, ये डिस्क्लोजर इन बैलेंस शीट है। यहाँ पे आपका AS 15 जो है कंक्लूड होता है कॉन्सेप्ट वाइज। क्वेश्चंस करेंगे, क्वेश्चन से समझेंगे कि जो अभी डिस्कशंस करे वो किस तरीके से करना है, बट आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक, एक शॉर्ट ब्रेक के बाद सवालों की तरफ बढ़ेंगे AS 15 के, फिर उसके बाद अगला चैप्टर करेंगे। आज ही कंक्लूड हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक, तो वी विल बी हैविंग अ शॉर्ट ब्रेक, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। ठीक, ओके जी, चलो जी। तो कॉन्सेप्ट अपन लोगों ने कर दिए थे, शुरू करना है हमें क्वेश्चंस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 15 के। चलो, तो पहला क्वेश्चन है आपका प्रेजेंट वैल्यू डिफाइंड PUCM मेथड बेस्ड। एक एम्प्लॉय है रोशन, जिसने ज्वाइन करी कंपनी XYZ लिमिटेड इन द ईयर 2001। एनुअल इन्वॉल्वमेंट्स क्या है रोशन के, 14,90,210। कंपनी की पॉलिसी है कि वो लमसम अमाउंट पे करेगी 25% ऑफ द लास्ट ड्रॉन एनुअल सैलरी ऑफ द एम्प्लॉय फॉर ईच कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस इफ द एम्प्लॉय रिटायर आफ्टर कंप्लीटिंग मिनिमम 5 ईयर ऑफ सर्विस। तो 5 साल कंप्लीट करने के बाद उसको जो भी बनेगा लास्ट ड्रॉन सैलरी का, उसका 25% मिल जाएगा। द सैलरी ऑफ रोशन इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो एट 10% पर एनम। कंपनी ने इंडक्ट करा रोशन को इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, और उनको लगता है कि वो कंप्लीट कर लेगा मिनिमम 5 ईयर टर्म बिफोर रिटायरिंग। तो 5 साल कंप्लीट होते ही ग्रेचुटी लेके भाग जाएगा वो, तो यानी कि वो 5 साल अपने इंक्रीमेंट लेके जाएगा। कहता है व्हाट इज द अमाउंट द कंपनी शुड चार्ज इन P&L अकाउंट फॉर एवरी ईयर एज अ कॉस्ट फॉर द डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन। आपको करंट सर्विस कॉस्ट, इंटरेस्ट कॉस्ट निकाल करके दिखानी है। 8% डिस्काउंट रेट है, जिसके फैक्टर्स आपको गिवन है। तो आओ जरा मेरे साथ साथ क्वेश्चन नंबर 1। मुझे जरा एक बात बताओ, 1 2 3 4 और 5, 1 2 3 4 और 5, ठीक है। अभी उसकी सैलरी कितनी है, 14,90,210। ये 10% से बढ़ेगी, ये हो जाएगी 16,39,231 प्लस 10%, 18,03,154 प्लस 10%, 19,1983 470 प्लस 10%, ये हो जाएगी 21,81,817, और फिर से 10% से बढ़ेगी, तो ये हो जाएगी 24 लाख। 5वें साल में जब वो रिटायर करेगा तो इसको क्या अमाउंट मिलेगा, अमाउंट उसको कितना मिलेगा, उसको मिलेगा इसका 25% इंटू 5, क्योंकि उसने 5 साल काम करा है। तो बताओ कितना आएगा, 24 लाख का 25% इंटू 5, 30 लाख रुपीज उसको मिलेंगे। ठीक, PUCM क्या कहता है, वो कहता है हर एक साल को 1 यूनिट मानो। 30 लाख 5 साल काम करने के बाद मिलेंगे, तो हर एक साल कितने मिलेंगे, 6 लाख रुपए। कैसे आया, 30 लाख डिवाइडेड बाय 5, तो हर साल कितने मिलेंगे सर, हर साल 6 लाख रुपए मिलेंगे। 1 साल काम करा 6 लाख मिल गए, 2 साल काम करा फिर से 6 लाख मिल गए, फिर तीसरे साल काम करा फिर से 6 लाख मिल गए, चौथे साल काम करा फिर से 6 लाख मिल गए, 5वें साल काम करा फिर से 6 लाख मिल गए। ठीक, तो हमने उसको कहा 1 2 3 4, 1 2 3 4 और 5।
हमने उसको कहा कि भाई तुम्हारे 6-6 लाख रुपए ड्यू करते रहेंगे, तुम्हारे 6-6 लाख रुपए ड्यू करते रहेंगे और अपने पास रखते रहेंगे। जब तुम रिटायर होगे, टाटा बाय बाय करने का समय आएगा, तो तुम्हें वो 6 लाख रुपए 30 लाख रुपए वापस करते रहेंगे। जैसे जैसे तुम काम करते रहोगे, हम अपने दूसरी जेब में पैसे 6-6 लाख रुपए रखते रहेंगे, और जब रिटायरमेंट का टाइम आएगा तो तुम्हें पैसे देके रवाना कर देंगे कि जाओ भाई तुम्हारा काम हो गया। तो इसलिए हमने उसके 6 लाख को ईयर वाइज ब्रेकअप कर दिया। हमने कहा पहले साल के कितने, सर 6 लाख रुपीज, दूसरे साल के कितने, सर फिर से 6 लाख रुपीज, तीसरे साल के कितने, सर फिर से 6 लाख रुपीज, सर फोर्थ ईयर के कितने, 6 लाख रुपीज, फिफ्थ ईयर के कितने, 6 लाख रुपीज, टोटल हो गए 30 लाख रुपए। टोटल कितने हो गए, 30 लाख रुपए। ये हो गए 5 सालों के। भाई हमने तुम्हारे देखो लिख दिए हर एक साल के। अब उस बंदे ने, रोशन ने पहले साल काम करा मन लगा के, तो हमने कहा लो ये 6 लाख रुपए तुम्हारे हो गए। अब ये 6 लाख फिफ्थ ईयर में खड़े हैं, तो आपको इसको इधर लेकर आना पड़ेगा। तो देखो मैं इसको इधर लेकर आया तो कितने साल पीछे लेकर आया, 1 2 3 4, क्योंकि मैं यहाँ पर आ चुका हूँ। तो फोर्थ ईयर का फैक्टर बताओ। 1 डिवाइड बाय 1.08, 1 2 3 4, 0.735 रुपीज 6 लाख इंटू 0.735, तो ये कितना आ गया, इंटू 0.735 इंटू 6 लाख, ये आ गया 4,41,000। फिर एक साल और बीता, काम करा, सेकेंड ईयर के एंड पे आ गए, फिर कहा कि भाई लो दूसरे साल के 6 लाख भी तुम्हारे हो गए, पीछे लेके जाओ 1 2 3, तो कितना पीछे लेके जाओगे, 3। तो बताओ जी तीसरे साल का फैक्टर, 1 डिवाइड बाय 1.08, 1 2 3, 0.794, 794 ले रहे ना यहाँ, 0.794, तो 0.794 इंटू 6 लाख, 0.794 इंटू 6 लाख, तो ये कितना निकल करके आया, ये निकल करके आया 4,76,400 रुपीज, 4,76,400। राम के पास जब, रोशन के पास जब ये वाले पैसे आ गए थे 441, और उस वो आगे बढ़ा, आगे जैसे वो बढ़ा, तो ये 441 भी तो एक साल आगे जाएगा। तो इस 441 पे आपको इंटरेस्ट कॉस्ट लेनी पड़ेगी। वो कितनी निकल कर आएगी, 4,41,000 इंटू 8%, 35,280। ये इसे बोलते हैं इंटरेस्ट कॉस्ट, जो मैंने रेड पेन से लिखा है, क्योंकि ये अमाउंट भी तो आगे जाएगा। जब ये आगे जाएगा तो क्या निकल कर आएगा, इंटरेस्ट कॉस्ट निकल कर आएगा। इसके पीछे का फील ये है कि एक्चुअली में देखो राम को पैसे यही ड्यू हो गए थे। जब राम ने एक साल काम कर लिया तो ये 6 लाख रुपए उसके ड्यू हो गए। 6 लाख रुपए फिफ्थ ईयर में मिलने हैं, तो हमने कहा कि राम जरूर ब्याज चार्ज कर रहा होगा, तभी लास्ट ईयर में पैसे ले रहा है। उसने कंपनी को कहा तुमने मुझे कितने देने हैं, 4,41,000, मैं एक काम करता हूँ ये 8% तुम्हें ब्याज पे दे देता हूँ, तुम मुझे फिफ्थ ईयर एंड पे देना। अगर आप 441 पे 8% जोड़ते चले जाओगे तो वो फिफ्थ ईयर के एंड में 6 लाख हो जाएगा। तो दिस इज व्हाट इट लुक्स लाइक कि 35,280 क्या है, इस राम ने जो कंपनी को उससे पैसे नहीं लिए उसका ब्याज है। तो 441 क्या है, इज द प्रिंसिपल अमाउंट। फिर उसके बाद थर्ड ईयर फिर राम ने फिर से काम करा, सॉरी रेड पेन नहीं भाई ब्लू पेन, फिर से काम करा, और राम वो रोशन थर्ड ईयर पे आके खड़ा हो गया। तो आपने कहा कि ये वाला अमाउंट भी अब तुम्हारा। तो थर्ड ईयर का फैक्टर क्या लोगे, थर्ड ईयर का फैक्टर लोगे 857, 0.857 इंटू 6 लैक्स, 0.857 इंटू 6 लाख, 5,14,200 रुपीज, 5,14,200। अब ब्याज किस पे लगेगा, अब इस साल सेकेंड ईयर में ये 1441 भी बढ़ चुका है, 1441 भी बढ़ चुका है 3580 से, 280 से, और ये भी जुड़ चुका है। तो दिस प्लस दिस प्लस दिस पे 8%, सॉरी दिस प्लस दिस प्लस दिस पे 8% लगेगा।
ठीक है, वो जब मैं टेबल बनाऊंगा तो समझ में आ जाएगा। फिर उसके बाद एक साल और बीता और आप फोर्थ ईयर पे आ गए, आपने कहा लो ये भी अब तुम्हारा हुआ। तो फोर्थ ईयर पे कितना लगा सर, एक साल का ही लगा। तो बताओ कितना है, वो है 926। तो 6 लाख इंटू 0.926, 5,55,400। और फिफ्थ ईयर में तो 6 लाख ऐसे ही दे दोगे, तो उस पर कोई प्रेजेंट वैल्यू करोगे तो 1 ही आ जाएगा। ठीक। एंट्री क्या करोगे 441 की, एंट्री करोगे आप एम्प्लॉय बेनिफिट, ये चलो ऐसे लिखो याद भी रहेगा ना, करंट सर्विस कॉस्ट टू PVDBO 4,41,000, 4,41,000 being amount charge, being amount charge। ठीक। और इंटरेस्ट कॉस्ट के लिए टेबल बना देते हैं। ईयर्स 1 2 3 4, ओपनिंग, भाई ओपनिंग में आप एंट्री डालोगे 4,41,000 की। यहाँ पर जब आप यहाँ पर खड़े हो तो आपने एंट्री डाली 4,41,000 की। चलो फिर ऐसे कर लो, ओपनिंग हो गया 0, आपने इंटरेस्ट लगाओगे ओपनिंग पे एट 8%, वो भी आएगा 0। करंट सर्विस कॉस्ट की एंट्री डाली आपने 4,41,000 की, और क्लोजिंग आ गया आपके पास कितना, 4,41,000। फिर यही आपका ओपनिंग बन गया 4,41,000। इस पे 8%, 4,41,000 का 8%, 35,280। भाई जब यहां से यहां चले जाओगे सेकेंड ईयर पे तो इंटरेस्ट बुक करोगे। करंट सर्विस कॉस्ट है 4,76,400 की, टोटल आ जाएगा 4,41,000 प्लस 35,280 प्लस 4,76,400, 9,52,680। इसका 8%, 76,214। और थर्ड ईयर में 5,14,200, 9,52,680 प्लस 76,214 प्लस 514,200, 15,43,094 प्लस 8%, 1,23,448, 5,55,600, 15,43,094 प्लस 123,448 प्लस 5,55,600, तो 22,22,142 फिफ्थ ईयर, 22,22,142। फिर इस पे 8%, 17,770, सॉरी 1,77,771। और लास्ट में तो 6 लाख जुड़ जाएगा, 22,22,142 प्लस 1,77,771 प्लस, ठीक है 22,22,142 प्लस 1,77,771 प्लस 6 लाख, तो ये हो गया 30 लाख रुपये। ये हो गया 30 लाख रुपये, और अंत में आप उसको 30 लाख रुपये पे कर दोगे। आप एंट्री क्या करोगे, आप एंट्री हर साल करोगे, करंट सर्विस कॉस्ट डेबिट इंटरेस्ट कॉस्ट। मैं ये अब ईयर 2 की एंट्री कर रहा हूँ, इंटरेस्ट कॉस्ट टू PVDBO, करंट सर्विस कॉस्ट 4,76,400, इंटरेस्ट कॉस्ट आएगी 35,280 टू PVDBO,
476 400 प्लस 35 280 5,11,680। अगर कोई मांगे बीइंग एक्सपेंस चार्ज, ये कहाँ जाएगा खर्चा? ये जाएगा एम्प्लॉय बेनिफिट में। क्या दोनों खर्चे, इंटरेस्ट कॉस्ट भी? हाँ जी, इंटरेस्ट कॉस्ट भी एम्प्लॉय बेनिफिट के अंदर जाएगी। अगर कोई कहे पीवीडीबीओ का अकाउंट भी बना दो, तो पीवीडीबीओ का अकाउंट आप कैसे बनाओगे? बाय करंट सर्विस कॉस्ट। करंट सर्विस कॉस्ट आएगी 4,41,000 ईयर वन में। टू बैलेंस सीडी बाय बैलेंस पीडी बाय इंटरेस्ट कॉस्ट 35,280 बाय करंट सर्विस कॉस्ट 4,76,400 टू बैलेंस सीडी 9,52,680। बाय बैलेंस सीडी 9,52,680 बाय इंटरेस्ट कॉस्ट और बाय करंट सर्विस कॉस्ट 76,214 514,200। ऐसे करके आप पूरा का पूरा यही सेम चीज जो है, ये टेबल आपका लेजर बन जाए। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे होता है कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 2, एज ऑन 1 अप्रैल 2001 फेयर वैल्यू ऑफ प्लान एसेट कितनी है? 1 लाख। एक पेंशन प्लान है जिलिस लिमिटेड का। ऑन 30 September 2001 द प्लान पेड आउट बेनिफिट ऑफ 19,000 एंड रिसीव्ड कंट्रीब्यूशन ऑफ 49,000। ऑन 31 मार्च 2002 फेयर वैल्यू ऑफ द प्लान एसेट कितनी है? 1.5 लाख। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन कितनी है? 147,920। एक्चुरियल लॉस भी आपको दे रखा है 600 का। और कंपनी ने फॉलोइंग एस्टिमेट करे थे, ये एक्चुअली ने करे होंगे कि 10.25 की रिटर्न आएगी। आपको एक्सपेक्टेड और एक्चुअल रिटर्न निकालनी है प्लान एसेट के ऊपर। एक्सपेक्टेड और एक्चुअल रिटर्न निकालनी है प्लान एसेट के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 2, अब ये 10.25 की जो आपकी वो है रिटर्न है, ये ईयरली है। आईसीएआई हाफ ईयरली कंपाउंडिंग लेके चलता है। ऑल्दो वो लिखते हैं कि आप क्या कहते हैं विदाउट कंपाउंडिंग भी कर सकते हो, बट आईसीएआई हाफ ईयरली कंपाउंडिंग लेके चलता है कि जो इंटरेस्ट है वो हाफ ईयरली कंपाउंड होता होगा, तो हम भी वही लेके चलेंगे। तो 30 सितंबर में आपको 30,000 की आपने वो करी, तो भाई एक्सपेक्टेड रिटर्न जो आपके पास ओपनिंग बैलेंस था 1 लाख रुपए का, उस पे पूरा का पूरा आपको मिला होगा 10.25 का ब्याज। ये एक्चुअली एक्सपेक्ट कर रहा है 1 लाख इंटू 10.25 10,25,000। ज्यादा आ गया भाई, ये तो 10-25 थोड़ा आ गया। 1 लाख इंटू 10.25 परसेंटेज 10,250। ठीक है। और कंट्रीब्यूशन, भाई कंट्रीब्यूशन आपने कितने का करा? कंट्रीब्यूशन करा आपने 49,000 का, लेकिन 19,000 के बेनिफिट भी दे दिए, तो यानी कि नेट कितने का आया? 30,000 का आया पैसा।
इस पे क्या मिलेगा, इस पे 10.25 या तो इंटू 10.25 6/12 कर दो, तो उसको बोलते हैं कि कंपाउंडिंग का इम्पैक्ट नहीं लिया। अगर कंपाउंडिंग का इम्पैक्ट लेना है तो 10.25 को स्क्वायर रूट कर दो इंटू 1.1025, और हमेशा ऐसे ही करना 1.1025 की पावर 1/2, ये आ जाएगा 5%। 1.1025 का स्क्वायर रूट करोगे, पूरा लिख लो चलो भाई। कैसे करना होता है, ये करना होता है 1.1025 की पावर 1/2 -1, ये आपका रेट निकल कर आता है। 1.1025 स्क्वायर रूट -1 इंटू 100 करा तो 5% आ गया, इंटू 30,000 करा डिवाइड बाई 100 तो 1500 आ गया। तो हमने एक्सपेक्ट करा था 10,250 प्लस 1500, 11,750, ये आपकी एक्सपेक्टेड रिटर्न होगी। ये हमने एक्सपेक्ट करा था, एक्चुअल रिटर्न निकालो कि भाई आपने एक्चुअली में कितनी रिटर्न करी। तो अगर कोई पूछे एक्चुअली में आपने कितनी रिटर्न करी, तो आपके पास फेयर वैल्यू ऑफ प्लान एसेट थी ओपनिंग में कितनी, 1 लाख रुपए की। क्लोजिंग में आपके पास कितनी हो गई, कहाँ गया, क्लोजिंग में आपके पास कितनी की बची हुई है, 1.5 लाख रुपए की। 30,000 का आपने नेट कॉन्ट्रीब्यूशन भी करा है, 30,000 रुपए का आपने नेट कॉन्ट्रीब्यूशन भी करा है, ऐसे समझो जी। ओपनिंग प्लान एसेट कितने की थी, 1 लाख रुपए की, और एड कंट्रीब्यूशन 30,000 माइनस क्लोजिंग प्लान एसेट बच गई 1.5 लाख की। भाई एक 30 डाले और वो डेढ़ हो गए, तो 20,000 का क्या हो गया होगा, रिटर्न मिला होगा, जो कि क्या है, एक्चुअल रिटर्न है, क्योंकि आपकी फेयर वैल्यू 1.5 लाख है, तो एक्चुअल रिटर्न कितने की आ गई, 20,000 रुपए की। और आपका एक्चुरियल लॉस या फिर एक्चुरियल गेन कितने का आ गया, 20,000 माइनस 11,750, 20,000 माइनस 11,750, 8250, 8250 का आपको क्या आ गया, एक्चुरियल गेन आ गया। अच्छा, इन्होंने निकाला नहीं है, हमने निकाल दिया 20,000। सिंपल, और कुछ नहीं करना भाई, सिंपल। ये किसने करा होगा, ये एक्सपेक्टेड रिटर्न एक्चुरियल ने निकाली, तो उसने कहा होगा कि भाई 10.25% से ग्रो करता है, 1 लाख इतने से ग्रो करेगा तो 10,250 देके जाएगा। 30,000 सितंबर के अंदर डाल रहे हैं, उसको मैंने कंपाउंड करा दिया तो वो इतने रुपए देके जाएगा। अगर आप कंपाउंड ना कराना चाहो तो इंटू 10.25 डिवाइड इंटू 6 डिवाइड बाई 12 भी कर सकते हो, 6 महीने की रिटर्न। ठीक है, तो वो इतना मिल गया, टोटल इतना मिल जाएगा। एक्चुअली में कितना मिला, 1 लाख रुपए थे, एक या ऐसे समझो 1 लाख की एफडी थी, 30,000 की और करा दी। बैंक से ईयर एंड में पूछने गए कितने रुपए पड़े हैं, तो उसने कहा 1.5 लाख, तो 20,000 क्या हुआ होगा, बैंक ने ब्याज दिया होगा, तो 20,000 इज योर एक्चुअल रिटर्न। और क्या कहते हैं, एक्चुरियल गेन लॉस क्या है, डिफरेंस ऑफ एक्सपेक्टेड रिटर्न एंड एक्चुअल रिटर्न। अगर किसी के मन में आए कि ये क्या दे रखा है, फिर तो ये ऑब्लिगेशन का एक्चुरियल लॉस दे रखा है 600 रुपए, इसका ऑब्लिगेशन का एक्चुरियल लॉस दे रखा है 600 रुपीज। मेरे साथ जरा प्लान एसेट अकाउंट भी बनाओ। टू बैलेंस बीडी, ओपनिंग बैलेंस कितना है जी, 1 लाख। बाय बैलेंस सीडी, क्लोजिंग बैलेंस कितना है जी, 1.5 लाख। कंट्रीब्यूशन करा टू बैंक, कितने का कंट्रीब्यूशन करा, 30,000 का। और टू एक्सपेक्टेड रिटर्न कितनी है,
11,250 बाय एक्चुरियल गेन कितना आ जाएगा? 1 लाख प्लस 30,000 प्लस 11,250। अच्छा इधर बचेगा ना, सॉरी मैं भी क्या करता हूँ, 2 एक्चुरियल गेन माइनस 1.5 लाख, 1 लाख प्लस 30,000 प्लस 11,250 माइनस 1.5 लाख 8,750। एक्सपेक्टेड रिटर्न है 11,250 की और उस पर एक्चुरियल गेन हुआ है 8,750 का। एक्चुअल रिटर्न कैसे निकालोगे? 11,250 प्लस 8,750 इज इक्वल टू 20। दिस इज द अनदर वे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, फॉलोइंग डाटा अप्लाई टू एक्स लिमिटेड डिफाइंड बेनिफिट पेंशन प्लान फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2002। कैलकुलेट एक्चुअल रिटर्न ऑन प्लान एसेट। बेनिफिट पेड इतना है, एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन इतना है, फेयर मार्केट वैल्यू ओपनिंग क्लोजिंग आपको ये दे रखी है। तो भाई इसमें तो कुछ भी नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर 2, प्लान एसेट। अच्छा एक चीज देखो, अगर मैं इन दोनों को ना लिखूं तो मेरी एक्चुअल रिटर्न आ जाएगी। अगर मैं इन दोनों को ना लिखता लेजर के अंदर तो मेरी एक्चुअल रिटर्न आ जाएगी। इसका मतलब अगर मैं एक्सपेक्टेड हटा दूं और उधर से एक्चुरियल की सारी चीजें हटा दूं, एक्चुरियल लॉस या फिर गेन, तो मेरी जो बैलेंसिंग फिगर बचेगा वो क्या बचेगा? एक्चुअल रिटर्न। निकाल के देख लो, 20,000 आ जाएगा। टू बैलेंस बी डी कितना है? 8 लाख रुपए। बाय बैलेंस सी डी कितना है? 11,40,000 रुपए। टू बैंक कितना है? 2 लाख रुपए। सॉरी बेनिफिट पेड है, कंट्रीब्यूशन नहीं है। कंट्रीब्यूशन कितना है? 280। 280 और बेनिफिट पेड कितना है? इतने की आपने एसेट बेच दी होंगी। तो आपका बैलेंसिंग फिगर क्या आ जाएगा? एक्चुअल रिटर्न 8 लाख प्लस 2,80,000 माइनस 2 लाख माइनस 11,40,000, तो 2,60,000 इज योर एक्चुअल रिटर्न। जिसको लग रहा हो कि नहीं आया समझ तो ऐसे समझो। और ओपनिंग में माल पड़ा था कितने का? 8 लाख रुपए का। एफडी करा रखी थी, 8 लाख रुपए की एफडी करा रखी थी। और पैसे दे आए बैंक में, और पैसे दे आए 2,80,000 रुपए, और कुछ एफडियां तुड़वा ली। कितने की एफडियां तुड़वा ली? 2 लाख रुपए की। तो आपके हिसाब से कितनी एफडी होनी चाहिए? प्लस 280 माइनस 2 लाख, आपके हिसाब से एफडी होनी चाहिए 8,80,000। बैंक वालों ने आपको कहा कि भाई साहब आपकी क्लोजिंग एफडी की वैल्यू है 11,40,000। इसका मतलब क्या होगा? बैंक ने आपको क्या दे दिया होगा? ब्याज दे दिया होगा। तो वो क्या हो गई आपके लिए? रिटर्न हो गई, जो कि एक्चुअली में मिली है। तो एक्चुअल रिटर्न। क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर ये तो सेम ही लग रहा है, 10.25। चलो कर लो। फेयर वैल्यू ऑफ प्लान एसेट ऑफ अनुपम लिमिटेड कितनी है? 2 लाख इन रिस्पेक्ट ऑफ एम्प्लॉय बेनिफिट पेंशन प्लान होने का प्रद 30 सितंबर को प्लान ने पे करे बेनिफिट 25,000 को, रिसीव करा कॉन्ट्रीब्यूशन 55 का, 31 मार्च को 3 लाख रह गए और ये एस्टिमेट है 10.25। आपको एक्चुअल और एक्सपेक्टेड रिटर्न निकालनी है। क्वेश्चन नंबर 4, कैलकुलेशन ऑफ एक्सपेक्टेड रिटर्न।
2 लाख का 10.25, 20,500, कॉन्ट्रीब्यूशन का बेनिफिट प्लान पेड आउट ऑफ बेनिफिट 25,000 एंड रिसीव्ड इनवर्ट कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ 55,000, 55,000 माइनस 25,000 इंटू, वही फॉर्मूला लगाओ जी, 1.1025 की पावर 1/2 माइनस 1, 5%, 55,000 माइनस 25,000 इंटू 5%, 1,500 रुपये, 22,000 आगे मेरी एक्सपेक्टेड रिटर्न। कैलकुलेशन ऑफ एक्चुअल रिटर्न। भाई ओपनिंग एफडी कितने की थी? ओपनिंग एफडी थी सर 2 लाख रुपए की, और नेट अमाउंट ऑफ, और एफडी आपने कितने की कराई? नेट अमाउंट ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन 55,000 माइनस 25,000, 30,000 की आपने और एफडीआं कराई। बेनिफिट पेड तो है ही नहीं ना कोई, हाँ बेनिफिट पेड नहीं है, तो टोटल आपको लग रहा था कि 2,30,000 रुपए की एफडी होगी, क्योंकि मैंने नेट ले लिया ना बेनिफिट पेड, इसलिए और कोई नहीं है। और उसने क्लोजिंग क्या दिखाया? बैंक से जब पूछने गए तो उसने बोला जी 3 लाख रुपए की है, तो एक्चुअल रिटर्न कितनी आ गई? 70,000। एक्चुअल रिटर्न कितनी आ गई? 70,000 रुपये। आओ जी, Rockstar Limited discontinue a business segment under the agreement with employees union. Employee of the discontinued segment will earn no further benefit. अब उनको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा, तो ये कर्टेलमेंट है विदाउट सेटलमेंट, मैंने कि उनको मना कर दिया, आप कोई बेनिफिट नहीं देंगे, क्योंकि एम्प्लॉय विल कंटिन्यू टू रिसीव बेनिफिट फॉर सर्विसेज रेंटेड बिफोर डिसकंटिन्यू ऑफ द बिजनेस सेगमेंट। वो कहते हैं सेगमेंट को डिसकंटिन्यू होने से पहले तक की जो भी सर्विसेज थी उससे मल्टीप्लाई करके जो भी ग्रेचुटी देनी थी वो सब मिलेगा। कटेलमेंट रिड्यूस द ग्रॉस एप्लीकेशन, जब हमने कटेलमेंट करी तो ग्रॉस ऑब्लिगेशन यानी कि जो पीवीडीबीओ था वो कम हो गया, रिड्यूस हो गया। फॉर वेरियस रीजंस इंक्लूडिंग चेंज इन एक्चुरियल assumption मेड बिफोर curtailment एंड ऑल। अगर बेनिफिट आर डिटरमाइंड बेस्ड ऑन द लास्ट पे ड्रॉन बाय एम्प्लॉय, द ग्रॉस ऑब्लिगेशन रिड्यूस आफ्टर द curtailment ऑफ द लास्ट assumed इज नो लॉन्गर वैलिड। तो कहता है कि अगर हम बेनिफिट को डिटरमाइन करें लास्ट पे ड्रॉन से, तो जो ग्रॉस ऑब्लिगेशन रिड्यूस हुई है आफ्टर curtailment, बिकॉज लास्ट पे अर्लियर अज्यूम्ड इज नो लॉन्गर वैलिड, क्योंकि अब लास्ट पे बची नहीं, तो इसलिए जो वो curtailment तक की थी वही मान ली है। वो कहता है रॉकस्टार लिमिटेड ने एस्टिमेट करा है शेयर ऑफ अनऑथराइज्ड सर्विस कॉस्ट दैट रिलेट टू द पार्ट ऑफ द ऑब्लिगेशन इज 18, कैसे 10%। ये 10% इज द इंडिकेशन कि क्या है, आपका जो कर्टेलमेंट है उससे ऑब्लिगेशन 10% गिरी है। बाकी आगे पढ़ते हैं। कैलकुलेट गेन लॉस फ्रॉम द कर्टेलमेंट एंड लायबिलिटी आफ्टर कर्टेलमेंट टू बी रिकॉग्नाइज्ड इन द बैलेंस शीट ऑफ रॉक लिमिटेड ऑन द बेसिस ऑफ द गिवन इंफॉर्मेशन। इमीडिएटली बिफोर द कर्टेलमेंट ग्रॉस ऑब्लिगेशन कर्टेलमेंट से पहले कितनी थी? 6,000 रुपीज की। प्लान एसेट कितने के थे? 5100 रुपए के। अनअमोटाइज पास सर्विस कॉस्ट कितने की थी? 180 रुपीज की। कर्टेलमेंट ने रिड्यूस कर दिया 10% ऑफ द ग्रॉस ऑब्लिगेशन। चलो उसने बता भी दिया। मुझे जरा बताओ ग्रॉस ऑब्लिगेशन, ग्रॉस ऑब्लिगेशन का मतलब क्या है? ₹6,000 बिफोर एनी कर्टेलमेंट। इसका मतलब है इतनी लाइबिलिटी देनी होगी न्यू पॉलिसी में। मैं न्यू पॉलिसी वर्ड क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि अगर इन्होंने कहीं पीछे पॉलिसी चेंज करी होगी, पॉलिसी का मतलब अकाउंटिंग पॉलिसी नहीं है, ग्रेचुटी पॉलिसी चेंज करी होगी, जिसकी वजह से आज के दिन अनअमोटाइज्ड पास सर्विस कॉस्ट आ रही है।
तो वो सब जोड़ जड़ा करके इनको 6,000 रुपए लगता है कि इंप्लॉइज को देने पड़ जाएंगे एज ए ग्रेचुटी। अब इन्होंने कर्टेलमेंट कर ली जिससे 10% ये अमाउंट गिर गया है, तो ऑब्वियसली इनको 600 रुपीज का फायदा हो गया। लेकिन अगर कोई पूछे कि बैलेंस शीट डेट पे ऑब्लिगेशन क्या थी जो लगता है कि आज ही देनी पड़ जाएगी, तो सर वो थी 6,000 माइनस अनअमोटाइज की जो अमाउंट है वो। सर अनअमोटाइज माइनस क्यों कर रहे हो? क्योंकि वो वेस्ट नहीं हुआ। मैंने आपको बताया था नॉन वेस्ट वाला अनअमोटाइज होता है, तो अभी वो वेस्ट ही नहीं हुआ, 5820 देना पड़ जाएगा। तो एक्चुअली में इस 582 का 10% गिरा, तो बेनिफिट कितना हो गया ऑन कर्टेलमेंट? बेनिफिट ऑन कर्टेलमेंट हो गया 582। अब इसको प्रेजेंट कैसे करोगे? तो आप प्रेजेंट करोगे क्वेश्चन नंबर 5, रिडक्शन इन पीवीडीबीओ 600 माइनस अनअमोटाइज फीस, ये कितने आ रही है? 18, 180 का 10%, तो 2, 9 में से 1 गया 8, 582। ठीक, बस आपसे यही मांगा है 582। अच्छा, बैलेंस शीट में कैसे प्रेजेंट करोगे? अब तो ये 5400 की हो गई, लाइबिलिटी आपकी 5400 की हो गई। एसेट को कम मत कर देना भाई, एसेट तो उतनी रहेगी। सर एसेट उतनी क्यों रहेगी? भाई आपने मुझे जरा एक बात बताओ, आपने एक लाइबिलिटी चुकानी है 6,000 रुपए की आज से 5 साल पहले, 5 साल बाद, तो आपने एफडी करा रखी है 5100 रुपए की, ये सोच के कि एफडी पे ब्याज मिलेगा तो 5 सालों बाद 6,000 हो जाएगी, चुका देंगे। हुआ कुछ ऐसा कि जिस बंदे को पैसे देने थे उसके साथ कुछ ऐसी स्कीम बैठी कि अब उसको 6,000 नहीं देने, 5400 देने हैं। तो क्या बैंक में एफडी भी गिर जाएगी? नहीं गिरेगी ना, बैंक में एफडी तो उतने की ही रहेगी। तो ये वही है, तो 5100 तो वही रहेंगे क्योंकि एफडी थोड़ा ना गिरा दोगे, तो आपको नेट में इतना देना है। अब अनअमोटाइज लेकिन गिर जाएगी। सर ये क्यों गिर गई? क्योंकि वेस्ट वाला आपने माइनस कर दिया ना कर्टेलमेंट की वजह से, इस वजह से नॉन वेस्टेड माइनस कर दिया। तो अब ये हो गई 168 162 की, और बैलेंस आएगा आपका 138 का। ठीक, अब ये थियोरिटिकल क्वेश्चन है, ये सेटलमेंट हेडिंग गलत डली हुई है, इसको इग्नोर कर देना, ये सब थियोरिटिकल क्वेश्चन है। Entity XY is required to pay salary of rupees 2 crore for the year 1-2. It actually paid salary of 1.9 crore up to 31 मार्च 2002 and the balance in April. Determine actual cost to be recognized. भाई ये तो मैं नहीं करा रहा हूँ, मतलब मार्च की सैलरी ड्यू हो गई है लेकिन पे नहीं करी, तो उसकी एंट्री क्या डालें ये थोड़ा ना मैं कराऊंगा आपको। आप सीए बन गए हो भाई, आप लोग चार्टर्ड अकाउंटेंट हो। बस जी, मैंने कहा था ना ज्यादा मेन क्वेश्चन उसी चीज के हैं। ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन हैं कि बाकी जो हमने कॉन्सेप्ट डिस्कस करा है उसमें आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी थ्योरेटिकल क्वेश्चंस को करने में, तो मैं इनको नहीं करा रहा। हमने प्रैक्टिकल पार्ट एक्चुरियल गेन लॉस वाला कर लिया है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप लोगों को कोई भी दिक्कत आए, रिकॉर्डिंग वालों को रिकॉर्डिंग देखते हुए कोई भी दिक्कत आए, चाहे वो थ्योरेटिकल क्वेश्चन ही क्यों ना हो, तो आप मुझे रीच आउट कर सकते हो। थ्योरेटिकल क्वेश्चन ना कराने का रीजन ये है कि भाई एग्जाम ओरिएंटेड बैच है तो बच्चा ना परेशान हो जाता है, तो बेटर ये है कि जिसको दिक्कत आए वो रीच आउट कर ले, उसके साथ डिस्कस कर लेंगे कि ये क्या है। बाकी बच्चों को लगता है कि हाँ भाई हम कर लेंगे तो वो कर लेंगे, दिक्कत ज्यादा लोगों को आएगी तो ग्रुप कॉल कर लेंगे, क्या दिक्कत वाली बात है, टेक्नोलॉजी तो है ही अब अपने पास। ठीक है, तो मिलेंगे आपसे अगले चैप्टर में। अभी के लिए इतना ही, गुड बाय, टाटा, टेक केयर, बाय बाय।